गौरवजी त्रिपाठी विराजमान होजिए। विनोद जी बंसल, रवि जी सुनावणे, राममूर्ति जी, पांचाल जी, I welcome all the dignitaries and let us start the program. I request all Karma Yogis to stand up and let us start our function with Jana Gana Mana. Let us all sing openly, loudly. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। I request all the dignitaries on the stage to come ahead and do the puja of our beloved Bharat Mata. वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसाम, वंदे भारत वंदे भारत। हम सबको, we all are blessed being born on this earth, not only on Mother Earth, but on this land of Bharatbhumi. Thank you so much. Respected dais, I would like to introduce you all to our dignitaries on the dais. I welcome all the dignitaries and also all the dignitaries who are sitting ahead. उपस्थित मान्यवर आणि मान्यवर उपस्थितांचं मी सहर्ष स्वागत करतो। संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे आपले प्रणेते जे आहेत, ज्यांच्या आशीर्वादाने मार्गदर्शनाखाली आपण कार्यक्रम करत आहोत, ते आदरणीय स्वामी विज्ञानानंदजी, त्यांचं स्वागत मी आपल्या विभागाचे संघचालक, पिंपरी चिंचवडचे संघचालक विनोदजी बन्सल यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्वामीजींचा सत्कार करावा। स्वामीजींना पाहिल्यानंतर तैत्तरीय उपनिषदातली जी व्याख्या आहे युवा, त्याची आठवण होते। युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकाः आशिष्ठाः दृढिष्ठाः बलिष्ठाः। युवा ही
स्थिती आहे, वय नाही. मनाची स्थिती सांगतं. आणि स्वामीजी ज्या पद्धतीने काम करता आहेत, सगळ्यांना प्रेरित करत आहेत, मोटिवेट करत आहेत, सगळ्यांना एकत्र बांधत आहेत, आणि त्याच प्रेरणेने आपण सगळीजण आज इथं एकत्र जमलेलो आहोत. तर विनोदजी बन्सल जे जयश्री पॉलिमल ग्रुपचे MD आहेत, एक्स चेअरमन ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज, एक्स प्रेसिडेंट सावरकर मंडळ आणि स्वतः CA आहेत, त्यांच्या हस्ते स्वामीजींचा आपण स्वागत करत आहोत, सत्कार करत आहोत. शाल एक छान समर्थांचं पुस्तक आहे, दखनी उर्दू पदावल्या. समर्थ रामदास स्वामींनी स्वतः 13 भाषांमध्ये लिहिलेलं साहित्य आहे. त्या 13 भाषांमधलं साहित्य, उर्दू मधलं सगळ्यात पहिलं लिखाण समर्थ रामदास स्वामींचे ते त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. छान. यानंतर आपल्या कार्यक्रमात मंचावरती उपस्थित आहे रवीजी सोनावणे सर. रवीजी सोनावणे सर हे राष्ट्रीय लघु उद्योजक भारती जे आहे त्याचे उपाध्यक्ष आहेत. ते संघाचे कार्यकर्ते आहेत. 5 वर्ष प्रचारक म्हणून काम केलेलं आहे. आणीबाणीच्या काळामध्ये 1.25 वर्ष नाशिकच्या तुरुंगात त्यांनी काढलेली आहे. त्याच्यानंतर शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी 5 वर्ष प्रचारक म्हणून काम केलेलं आहे. तर असे रवीजी सोनावणे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार गौरवजी त्रिपाठी यांनी करावा असं मी गौरवजी त्रिपाठी यांना विनंती करतो. गौरवजी त्रिपाठी हे हिंदू इकॉनॉमिक फोरम पुणे चॅप्टरचे वर्किंग प्रेसिडेंट आहेत, सोशल आंत्रप्रेनर आहेत. त्याच्यानंतर मी विनंती करतो की राममूर्ती सरांनी विनोदजींचा सत्कार करावा. राममूर्ती सर हे HDFC प्रेसिडेंट आहेत. येस, व्यासपीठाला विनंती आहे की त्यांनी बसून घ्यावं. त्याच्यानंतर बाकी घरच्याच लोकांचा सत्कार आपलाच आपण करायचा हे काही उचित वाटत नाही. फक्त परिचय करून देतो, बाकी आम्ही सगळे यांच्या ऋणातच राहणं पसंत करतो आणि सत्कार करण्यापेक्षा यांचा ऋणात आम्ही राहणं पसंत करू. तर आपल्या सोबत आहेत पांचाळ सर म्हणून आहेत, ते HEFचे आत्ताचे प्रेसिडेंट आहेत आणि BJPचे व्हाईस प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल सेल आणि 5 ऑफिस बेरर विश्व हिंदू परिषद. असे सगळीजण मान्यवर आपल्या स्टेजवर उपस्थित आहेत. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून आपण आपल्यातलेच एक तरुण तडफदार एंटरप्रेनर यांचा स्वामीजींच्या हस्ते सत्कार करायचं ठरवलेलं आहे. आणि आजचे सत्कार मूर्ती जे आहेत ते आपल्या वास्तविक मुंबईतले राहणारे पण सध्या पुण्यात स्थायिक असलेले डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, जे PhD कॉम्प्युटर सायन्स IIT मुंबई याच्यात असं त्यांचं शिक्षण आहे. नाडी तरंगिणी असा त्यांचा एक वेगळा प्रॉडक्ट आहे. आयुर्वेदाचा अभ्यास करून, म्हणजे डॉक्टर तसे आहेत ते कॉम्प्युटर सायन्सचे, पण काम आयुर्वेदाच्या डॉक्टरीला शोभेल असं किंवा आयुर्वेदाच्या उंचीला वाढवेल असं काम त्यांनी उभं केलेलं आहे. नाडी तरंगिणी नावाचं यंत्र त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, जे ऑथेंटिक नाडी परीक्षण करतं आणि 22 पद्धतीने त्याचे ग्राफ्स वगैरे आपल्या समोर देतं. त्याच्याबरोबर आपल्याला आहार काय असायला पाहिजे, ऋतुचर्या कशी पालन करायची, दिनचर्या कशी पालन करायची, याचं छोटंसं प्रिस्क्रिप्शन पण ते जनरेट करतं. आणि भारताचं स्टार्टअप्स, ऑल इंडिया स्टार्टअप्स मध्ये 2021 साली त्याला अवॉर्ड दिलं होतं. त्याच्यानंतर मोदीजींच्या 87व्या मन की बात मध्ये या प्रॉडक्टचा विशेष उल्लेख केलेला आहे. पेटंट घेतलेलं प्रॉडक्ट आहे. तर मी अनिरुद्ध जोशींना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि स्वामीजींना विनंती करतो की कृपया त्यांनी या
एंटरप्रेन्योरचा सत्कार करावा. Yes, I'm listening. ते स्वतः 5 इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ॲडवायझर कमिटीवरती आहे. फाउंडर CEO ऑफ अत्रे इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. एक्सिलन्स आयुषकडनं मिळणारा एक्सिलन्स इन IT हा त्यांना सन्मान मिळालेला आहे. धन्यवाद. ह्याच्यानंतर मी लघु उद्योग भारतीचे उपाध्यक्ष राहुल कोलेजी यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक आणि लघु उद्योग भारतीची ओळख करून द्यावी. राहुल कोलेजी. धन्यवाद डॉक्टर. मी लघु उद्योग भारतीचा उपाध्यक्ष नाही आहे, तर मी थोडं सचिव म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे. आजचा कार्यक्रम आम्ही लघु उद्योग भारती आणि HEF असे मिळून हा कार्यक्रम ठरवला आणि आज आपल्या सर्वांच्या भाग्यामुळे आज स्वामीजी आपल्यामध्ये आहेत. तर लघु उद्योग भारतीबद्दल काही माहिती सांगण्यासाठी मी समोर उभा आहे. रिस्पेक्टेड स्वामीजी, संघचालक विनोदजी बन्सल सर, रवीजी आमचे नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट, आमचे अध्यक्ष मिस्टर राममूर्ती, गौरवजी आणि पांचाळजी. लघु उद्योग भारती इज अ नॅशनल ऑर्गनायझेशन. ही एक राष्ट्रीय संस्था आहे. त्याचं नाव राष्ट्रीय नाहीये, पण लघु उद्योग भारती एवढंच म्हणतो आपण. It is spread all over the country. Almost 43,000 members are there. When we say इकाईज, chapters, आपण जेव्हा चॅप्टर म्हणतो तसं हे पिंपरी चिंचवड चॅप्टरचा आज कार्यक्रम आहे. So there are 750 plus chapters in Bharat. In 500 districts we have some representation of Laghu Udyog Bharati. All these chapters are working with their local associates because we have focus on local issues and we closely work with the local industrial organizations. So here also Pimpri Chinchwad we work with many of the local organizations. As a vision, or you can say as a mission statement, LUB, Laghu Udyog Bharati, focus on entrepreneurship development, skill development and self-employment. In our country there are 6.3 crores MSMEs. These are registered MSMEs. याच्या व्यतिरिक्त अजून छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग तर खूप असतील जे दोज आर नॉट रजिस्टर्ड, पण ही संख्या 6.3 करोड्स आहे. MSME's contribution to GDP is 30 to 35% for Bharat. Export contribution is around 40%. And MSME employees around 11 crore employees. So employment generation is very big in MSMEs. So LUB work for sustainable growth of this sector so that in turn growth of the country. LUB believe that industry is a family. जेव्हा आपण म्हणतो एक परिवार आहे, या परिवारामध्ये कंपनी ओनर, त्याचे कस्टमर, त्याचे एम्प्लॉईज, त्याचे सप्लायर्स, असं सर्व मिळून हे कुटुंब तयार होतं. इट्स अ फॅमिली. आणि फॅमिलीमध्ये जर हार्मनी असेल, पीसफुल लाईफ असेल, सर्वांच्या
गरजा पूर्ण होत असतील तर तो व्यवसाय खूप चांगल्या प्रकारे चालू शकतो, हे आपल्याला माहिती आहे. सो LUV फोकस ऑन family orientation, or you can say we regularly organize such programs also. In this way we can encourage gainful employment and decent standard of life. We also focus, Laghu Udyog Bharati also focus on eco-friendly environment for industry, motivation for indigenization. Yeah, please. नमस्कार. आपल्यामध्ये जे युवक आहेत ना, त्यांनी असं पुढे खाली येऊन बसूयात, म्हणजे बाकीच्यांना जागा होईल, कारण बरेच जण जागा नाहीये त्यामुळे परत चाललेत. तर जे युवक आहेत त्यांनी बसूयात खाली. तरुण युवक. या पलीकडच्या वेळेला घ्या. हा, पुढे बसा खाली येऊन. थँक्यू. तरुणांनीच या खाली बसा, तरुण युवकांनी. आपली जागा बदलता माझं बोलणं ऐका. थोडं वेळेचं बंधन असल्यामुळे आय विल कट इट शॉर्ट. सी, लघु उद्योग भारती is focusing on such programs, indigenization, then research and development, then finding out import substitutes. Laghu Udyog Bharati has got representation on different government boards like MSME board, then pre-budget committee, commerce ministry. I think he is just stopping me, so I think better I should stop here. You all are here to hear Swamiji. फक्त एवढं सांगतो, पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग भारतीचं काम मला सांगायला पाहिजे, नाही तर मग हा सगळा कार्यक्रम अरेंज करून फार उपयोग नाही होणार. लघु उद्योग भारती पिंपरी चिंचवड आम्ही अनेक कार्यक्रम करत असतो. आपल्यापैकी जे लोक मेंबर नाही आहेत त्यांनी कृपया या लघु उद्योग भारतीचे मेंबर व्हा. आपली मेंबरशिप फक्त 6,500 रुपये 10 वर्षासाठी आहे, त्यामुळे 650 पर इयर एवढी कमी आहे आणि आपल्याला एका राष्ट्रीय संस्थेचे मेंबर होता येईल. त्यामुळे आपण कृपया जे उद्योजक आहेत, जे MSME आहेत, प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ लघु उद्योग भारती and participate in different programs which we regularly organize for every month, almost many seminars, industrial visits and many such issues. So please join us, be a member and have such type of good programs regularly. Thank you very much. धन्यवाद खुलेजी. हडाचा कार्यकर्ता आहे, सचिव काय आणि उपाध्यक्ष काय, कामच करायचं आहे, त्यामुळे हे काम करणारी माणसं आहेत. मी आता गौरवजी त्रिपाठी यांना विनंती करतो. आय रिक्वेस्ट गौरव त्रिपाठी टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिंदू इकोनॉमिक फोरम. 2 minutes. थैंक यू. थैंक यू. टाइम लिमिट पहले ही बता दी गई है, सो आई विल कीप इट शॉर्ट. हिंदू इकोनॉमिक फोरम started with simple. The philosophy is जो स्वामी जी बताने वाले हैं, he'll elaborate it in real detail. धर्मस्य मूलम अर्थ. आचार्य चाणक्य ने करीब 2300 वर्षों पूर्व ये चीज जो बोली थी, जो वाक्य दिया ब्रह्म वाक्य, उसी से ही है, उसी फिलॉसफी में. रूट ऑफ धर्म इज इकोनॉमी, और पूरा जो फिलॉसफी को लेते हुए स्वामी जी ने पूरे विश्व में थिंक शायद ही कोई सा देश बचा होगा जहाँ स्वामी जी नहीं गए हैं. और वहाँ पे स्वामी जी ने जो देखा, उनका रियलाइजेशन यही रहा, अनलेस द हिंदू सोसाइटी बिकम्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग, nothing else will happen. So with that thing in mind, he started World Hindu Economic Forum. It started his journey as events, annual events. So first was in Hong Kong in 2012. Then we had in Bangkok, New Delhi, London,
Los Angeles, Chicago, so all prime destinations worldwide. And every event at World Hindu Economic Forum, we had the head of those states and the biggest business owners, business people across the world reaching those destinations. And then the need came that if we are meeting once in a year, can we meet more frequently? Can we have more focused actions locally? And that is where Hindu Economic Forum was born. And with Hindu Economic Forum, the vision has been grow together, share together, with the mission of create wealth with 100 hands and distribute with 1,000 hands. So all Hindu Economic Forum is really about business. स्वामी जी के बारे में बोला भी जाता है, the monk who talks business. तो यहाँ बिजनेस की बात है. और हिंदू इकोनॉमिक फोरम का अभी पुणे में चैप्टर है हमारा. We have about 100 paid members, and with this session I wanted to invite all entrepreneurs, business owners in PCMC, Pimpri Chinchwad, that now is the time. Let's start the chapter of Hindu Economic Forum here. We are looking for business owners, people who are motivated to grow their own business and grow business of people around them. How can we have a Hindu society which is much more economically strong? So with that, I'll take rest. Thank you. Thank you, Gauravji. Keeping watch on watch. Thank you so much. सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रिय जयाः. Today's our Pradhan Sevak follows everything said here. I request Hemant Gawande ji, Sutradhar, person with same hairstyle, I call him to come ahead and invite Swamiji for the lecture. धन्यवाद राजीव जी. गौरव ने तो अच्छा खासा स्वामी जी के बारे में बता दिया. स्वामी जी को जब भी हम मिलते हैं तभी हम ऐसे सोचते हैं कि स्वामी जी हैं, हमें मोक्ष के बारे में बताएंगे, वेदोस के बारे में बताएंगे. लेकिन ऐसे स्वामी जी हैं जो हम कार्यरत है, जो बिजनेसमैन है, जो उद्यमी है, उनको बता दे आप उद्योग करो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. और ऐसे स्वामी जी हैं जो बोलते हैं आप बहुत अर्थार्जन करो और वो अर्थार्जन देश की सेवा में लगाओ. जब भी स्वामी जी को मिलते हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल फीलिंग आती है कि जो बिजनेसमैन को समझता है वही स्वामी जी बताते हैं. स्वामी जी खड़गपुर IIT से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है. उसके बाद में स्वामी जी ने संन्यास लिया. उन्हें समझ में आया कि खुद ही व्यवसाय करेंगे तो खुद बड़े बनेंगे, मगर अगर हम अनेक व्यवसायिक है उनको मार्गदर्शन करेंगे तो देश बड़ा बनेगा. तो यह सोच से स्वामी जी ने खुद का जीवन सब उद्यमियों के लिए अर्पण किया. और सब जो भी उद्यमी हैं उनको भारत के लिए आप अर्थार्जन करो. अर्थार्जन ही विचार की रक्षा करता है, अर्थार्जन ही सनातन की रक्षा करता है, अर्थार्जन ही संस्कृति की रक्षा करता है. यह विचार न कि केवल भारत में बल्कि विश्व में फैलाने का प्रयास स्वामी जी लास्ट 15 सालों से कर रहे हैं. स्वामी जी ने हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू वर्ल्ड कांग्रेस और हिंदू मीडिया, हिंदू सभी संस्थाएं हैं वह एक छत्र के नीचे लाई. और शिकागो में 2018 में हिंदू वर्ल्ड कांग्रेस हुआ और हर साल हिंदू इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज होता है. एक देश में हर साल होता है. आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं उन्होंने हिंदू व्यवसायिकों को एकत्र किया है ताकि पूरे विश्व में हिंदू व्यवसायिक एक छत्र के नीचे आए हैं अंडर द हिंदू इकोनॉमिक फोरम. तो ऐसे डायनेमिक स्वामी जी है जो उद्यमियों की बात करते हैं, जो व्यवसायियों की बात करते हैं. मैं तो ऐसे
कहने का धाड़स करूंगा कि यह एक योद्धा सन्यासी है, वो आपको काम पे लगाएंगे और आपको देश के लिए अर्थार्जन करने को प्रेरित करेंगे। मैं स्वामी जी को विनती करता हूँ कि आपके विचार स्वामी जी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए और सभी को विनती करता हूँ कि थोड़ा ऐसा स्मॉल स्क्रीन और वाइड स्क्रीन। हाँ ये छोटे गिलास में नमस्ते। सबको सुनाई दे रहा है? एक्चुअली हेमंत जी और गौरव बहुत बार कई बार बोले कि आपको पिंपरी चिंचवड़ में आकर के अपना वक्तव्य देना है। मैं पुणे बहुत आता था, कभी पिंपरी चिंचवड़ आता था, लेकिन कभी मुझे इतनी पिंपरी चिंचवड़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी बताया मित्तल जी ने, ये तो 25-30 लाख लोग यहाँ इस कारपोरेशन में रहते हैं, यानी अपने आप में पूरा एक कारपोरेशन बड़ा शहर है। तो इन लोगों ने मेहनत किया, आपको बुलाया, आप सब लोग आए इतनी बड़ी संख्या में। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको बोर नहीं होने दूंगा। आजकल मेरा काम थोड़ा थोड़ा आसान सा हो गया है। मैं जब अपना काम शुरू किया था तो हिंदू के नाम से कोई लोग खड़े नहीं होते थे। हम आपको बता रहा हूं, हिंदू अपने आप को कहने से डरते थे। और भारत में सैफरन टेरर, हिंदू टेरर की बात हुआ करती थी, है ना। जब मैंने सब शुरू किया, हमारी सरकार नहीं थी, हमारे लोग भी मेरा विरोध करते थे कि तुम्हारे सब कुछ चलने वाला नहीं है। मैंने कहा मेरा तो सब पहले से ही बिगड़ा हुआ है, एक बार और बिगड़ जाएगा तो कोई हानि नहीं है, तो लेट मी ट्राई, है ना। जिसकी मैं जो बार बार चर्चा करता हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द है। When a man has begun to ascend of his ancestor, the end has come. Here, I am one of the least of the Hindu race, yet proud of my race, proud of my ancestors, proud to call myself Hindu. ये पूना शहर है, छत्रपति शिवाजी का शहर है। ये स्वामी जी का लाहौर का लेक्चर है। यहां से, है ना, सेना निकलकर कटक से अटक तक ने धावा बोला था, इसलिए मैं लाहौर को याद दिला रहा हूं। स्वामी जी क्या कहते हैं, हम हिंदुओं को अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए, अपने पहचान पर गर्व होना चाहिए, और हमें अपने हिंदू होने का गर्व है। लेकिन क्या हुआ, फिर आगे उसी में कहते, इंटेंसली लव द वेरी वर्ड हिंदू एंड एवरीवन हु बियर दैट नेम मार्क मी, देन एलोन यू आर हिंदू व्हेन द वेरी नेम सेंड थ्रू योर गैलेक्टिक शॉक ऑफ स्ट्रेंथ। आपको हिंदू कहते ही आपको ताकत का संचार होना चाहिए। फिर कहते हैं, हिंदू विल स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट इज ग्लोरियस, एवरीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, बाय आवर एक्शन लेट अस बी रेडी टू शो दैट दिस इज द हाईएस्ट वर्ड दैट एनी लैंग्वेज कैन बी। यानी अपने कर्तृत्व से हमें दुनिया को सिद्ध करना है कि हिंदू से अच्छा कोई दूसरा शब्द नहीं है। मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के आजकल एक बड़े नेता हैं शशि थरूर, वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद कभी भी हिंदू वर्ड रेस के रूप में यूज नहीं किया। आप देख रहे पहले पैराग्राफ में स्वामी जी कहते हैं
प्राउड ऑफ माई रेस, प्राउड ऑफ माई रेस की बात करते हैं। यानी रेस गलत सेंस में स्वामी जी यूज नहीं करते, एक समूह के रूप में, एक जाति के रूप में। हिंदू एक रेस है ना, 10-20 नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हिंदू एक सॉलिड ग्रुप है, एक उसके अर्थ में यूज करते हैं। यानी हिंदू का इतना रेस्पेक्ट था पूरे भारत में, दुनिया में, कि भारत में देखो जो कंपनियों का नाम था, विदेशी कंपनियां आती थी, आप सबको याद होगा बिना का टूथपेस्ट पुराने लोग पीते थे, उसका नाम था हिंदुस्तान सिबागाएगी। विक्स खाया करते थे, उस कंपनी का नाम था रिचर्डसन हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड तो आज भी हिंदुस्तान नाम है। और आज भले ही सबसे एंटी हिंदू अखबार है, उसका नाम हिंदू है। सबसे एंटी हिंदू अखबार है वो, उसका नाम हिंदू है। वो अपना नाम बदलेगा ना तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। नाम जैसे ही बदलेगा उसका दुकान बंद हो जाएगा। अब भारत में हमारी जो कंपनियां था, हिंदुस्तान स्टील, ये जो सेल है ना, इसका नाम हिंदुस्तान स्टील था। आप सब जानते हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। यानी हिंदू शब्द सब जगह रेस्पेक्ट था। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हिंदू शब्द को बहुत बदनाम किया। इतना ज्यादा बदनाम किया कि हिंदू कहने से सब लोग डरने लगे, जो भी सत्ता में लोग थे। इसका परिणाम हुआ कि दुनिया में भी हिंदू लोग अपनी आइडेंटिटी से पीछे हटने लगे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हमारे सामने चुनौती थी, और विदेशियों ने हमें क्या किया, एक बड़ा नाम दे दिया, आप लोग एशियन हो, एशियन लोग हो। फिर एशियन में भी उन्होंने क्या किया, चिपटे नाक वाले चाइनीज को अलग कर दिया, हमें साउथ एशियन बना दिया। साउथ एशियन मीन्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, सब हमारे सिर पर डाल दिया। मैं अपने लोगों को बोलता, देखो साउथ एशियन कहोगे तो हमारा सारा अच्छा काम उनके सिर के ऊपर और उनका सारा बुरा काम हमारे सिर पर आ जाएगा। इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी हिंदू है, इसको एस्टेब्लिश करना है। अब इसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, देखो किसी देश में हम गए, वहां रहते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, आप मंदिर बनाओ, कथा प्रवचन करो, डांडिया गरबा भांगड़ा करो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको किससे लेना देना है कि आप उनकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप उनके एजुकेशन में, एकेडमिया में, साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, हेल्थ केयर में कितना कंट्रीब्यूट करते हो, तभी तो पता चलेगा कि आप कैसे श्रेष्ठ हो। अब इस चीज को हाईलाइट करने के लिए हमने सबसे पहले दुनिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस करके हिंदू की जो उपलब्धि है ना, इसको एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तभी तो हमारी पहचान बदलेगी, नहीं तो हम भी क्या है, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह से बना देंगे। तो हमारा फोकस था कि हिंदू को बीच में रख करके हिंदू की पहले विजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड रेस्पेक्टेबिलिटी होना चाहिए। यानी पहले कि हिंदू की पहचान नहीं होगी, विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उसको स्वीकार कैसे लोग करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसका सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद क्या, बहुत सारे हमारे बाबा लोग देश दुनिया में गए ना, वो पॉप गुरु, मैं उनको बोलता पॉप गुरु है, पॉप गुरु। वो पॉप गुरु ने हिंदू धर्म को खूब बेचा, योग को बेचा, वेदांत को बेचा, लेकिन हिंदू धर्म को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसका परिणाम हुआ कि हिंदू मेमोरी से बाहर निकल गया, हिंदू मेमोरी से बाहर निकल गया। तो यही एस्टेब्लिश करना था। तो हमने कैसे किया, देखो आप ध्यान देंगे, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह शुरू किए। देखिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक है, बैचलर डिग्री में हम और दुगने से ज्यादा हैं, और मास्टर डिग्री में 3 गुने हैं। मैनेजर प्रोफेशंस में हम वहां सबसे ऊपर है, टॉप है। इनकम में भी देखिए हम ज्यादा इनकम वाले हैं, टैक्स ज्यादा पे करते हैं। हम थोड़ा इसको खींचो तो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखें कि इनकम में ज्यादा है। जब मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो एक गुजराती व्यापारी थे वहां, भिखू भाना, उन्होंने कहा स्वामी जी आप आरएसएस वाले यहाँ आ जाओगे और अपना काम करके भाग जाओगे, हम फंस जाएंगे। मैंने कहा देखो हम भागने वाले तो है नहीं, आप चिंता मत करो। हमने जब कॉन्फ्रेंस किया या स्टेटिस्टिक वहां पर प्रेजेंट किया तो शाम को कहते आज हमारा छाती चौड़ा हो गया स्वामी जी है। क्यों, ये इस कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करने के हेल्प कर वहां की प्राइम मिनिस्टर आई थी। जब उसको सामने सारा स्टेटिस्टिक दिया तो उसका हिंदू के विरुद्ध के बारे में पूरा
परिदृश्य और इमेज उसका बदल गया। ये ऑस्ट्रेलिया का है। यहां पर भी देखिए हम बैचलर डिग्री में दुगने से ज्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएट में 7 गुने हैं, टॉप प्रोफेशन में भी सबसे आगे हैं, इनकम में भी हम ज्यादा हैं, यानी हम टैक्स देते हैं, सरकार के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये सब जो चीज हमने दुनिया भर में सारा करना शुरू किया, तब हिंदू की पहचान पीस लविंग, कोएग्जिस्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी के रूप में होने लगा। हमने लंदन में कॉन्फ्रेंस किया तो आपने वहां के पुलिस चीफ को बुलाया था, तो पुलिस चीफ को हमने लिखा कि भाई आप हमें साउथ एशियन इंडियन मत करना, हम लोग हिंदू हैं, हमारी ही पहचान हिंदू के रूप में है। तो उसने बोला कि व्हाट इज रॉन्ग इन कॉलिंग यू साउथ एशियन, यू आर व्हाई इंसिस्टिंग ऑन हिंदू। तो हमारे यूथ ने बोला कि आपको ब्रिटिश की जगह यूरोपियन कहेंगे, उसमें कोई गलत तो नहीं है ना। तो उसने बोला नाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट है। तो ऐसे हम लोगों ने हिंदू पहचान एस्टेब्लिश की। ये अमेरिका का है। अमेरिका में 80% हमारा पॉपुलेशन जो ग्रेजुएट एंड अबव है, यानी यहूदी भी हमसे पढ़ाई में आगे नहीं है। हाउस होल्ड इनकम हमारा 1.5 लाख US$ है, यानी अमेरिका में सबसे हाईएस्ट। चाइनीज लोगों का 95,000 है और अमेरिका का 75,000 है। अमेरिका से दुगना है और चाइनीज से 55,000 ज्यादा है। अब उसका असर क्या हुआ कि हिंदू की पहचान एस्टेब्लिश होने लगी कि हिंदू साउथ एशियन नहीं है। अब वहां के आप यूथ से बात करो, आर यू इंडियन, आप इंडियन हो क्या, साउथ एशियन हो क्या, बोला नहीं, वी आर नॉट इंडियन, आवर पेरेंट्स आर इंडियन, वी आर हिंदू अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन, हिंदू ब्रिटिश। इसीलिए ऋषि सुनक कहता है ना आकर के, आई एम प्राउड ऑफ माई, आई एम प्राउड हिंदू, आई एम प्राउड ऑफ माई हिंदू आइडेंटिटी। उसको जरा सा भी चुपचाप हाय, जिसको शर्म नहीं है, बल्कि ये उसने यहां आकर बोला है ना, हमारे पॉलिटिशियन को लपेटा है ना, चपेटा, कि देखो जिनको हिंदू बोलने में शर्म आती है ना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोलता है अपने आप को बार बार का, एक बार नहीं बार बार बोलता है। अब ये सारा चीज हो गया, तो हमें इसको, इस मूवमेंट को कि हिंदू की दुनिया में कैसे पहचान बने और बड़े लेवल पर बने, अब इसको नए ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए हमने काम करना शुरू किया। तो उसमें हमें लगा कि इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इकोनॉमी के काम चलने वाला नहीं है। मैं एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, धर्मा कॉन्फ्रेंस, मलेशिया में। तो उसमें चाइनीज लोग थे, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिंतो, कताओ, कन्फ्यूशन लेकर के। तो एक प्रोफेसर टान, मैंने प्रोफेसर टान से पूछा कि प्रोफेसर टान, आप चाइनीज लोग इतने स्मार्ट तो नहीं हो, हमसे ज्यादा स्मार्ट तो लगते नहीं हो, फिर लेकिन आप देखो पूरे भारत से लेकर जापान तक इकोनॉमी में, साउथ कोरिया निकाल दो तो सारी इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी है, यानी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, हांगकांग, ताइवान, सब चाइनीज इकोनॉमी है। ये कैसे हुआ? तूने बोला कि स्वामी जी, यू फेलोज आर इंडिविजुअली स्मार्ट, नॉट कलेक्टिवली। आप लोग अकेले अकेले स्मार्ट हो, साथ मिलकर स्मार्ट नहीं हो। अब बोला, दूसरा चीज बोला कि अगर आपके सामने ऑर्गेनाइज अटैक होता है तो आप इंडिविजुअल कितने भी स्मार्ट हो, आप उसको झेल नहीं पाओगे, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उन्हें बोला कि एक जमाना था कि भारत से आपका टाटा का ट्रक, एम्बेसडर कार, बजाज का ऑटो, 3 व्हीलर, उषा फैन, सब इस इलाके में आते थे। जब हम चाइनीज लोगों ने अपना बिजनेस एसोसिएशन बना करके आप पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो आपको रिट्रीट होने लगे, आप पीछे घटने लगे। और आपको बताओ, आपकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसको रोक नहीं सकी, हमने आपका सारा सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपका कोई भी प्रोडक्ट यहां नहीं आता है। तो मुझे लगा देखो कितना सीरियस इशू है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कलेक्टिव स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकी। और चाइनीज, उन्होंने बोला आपने कैसे किया? तो बोला हमने सब जगह चाइनीज बिजनेस एसोसिएशन बनाया, और उस बिजनेस एसोसिएशन में क्या करते थे, एक चाइनीज आएगा ट्रेडर्स, वो बताएगा मार्केट में किस चीज का डिमांड है, क्योंकि ट्रेडर्स को पता है।
फिर चाइनीज बैंकर आएगा, तो बोला हम बैंकर नहीं थे, बैंकर तो यूरोपियन थे या आपके तमिलनाडु के चेटियार लोग थे, हम तो बैंक एम्प्लॉय थे। बैंक एम्प्लॉय बताता था क्रेडिट या लोन के लिए बैंक में क्या फैसिलिटी है। इंजीनियर अपना टेक्निकल नो हाउ देता था, कोई इन्वेस्ट करता था, बिजनेस प्रोसेसिंग में जाता था, और एज ए ट्रेडर फिर आउटलेट फॉर द सेल होता था। ये हमने 30 साल प्रोसेस किया, और 30 साल में हमने पूरा साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी कब्जा कर लिया। और जब मेनलैंड चाइना ओपन हुआ, तो मेनलैंड चाइना को बिजनेस नहीं करने आता, तो कम्युनिस्ट थे, हम लोगों ने जाके सबसे पहले वहां इन्वेस्ट किया, उनको इंटरनेशनल बिजनेस सिखाया। यूरोपियन और अमेरिकन तो बाद में आए। आप देखो 2 जनरेशन हमने मेहनत किया, आज दुनिया में चाइनीज डोमिनेट करते हैं। तो मुझे लगा कि सीरियस बात है, हमारे लोग जहां हम डोमिनेट करते तो वहां रिट्रीट कर गए हैं। उसी समय OIC का कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका में, कोलालमपुर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। महातिर मोहम्मद उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा हमें अपना वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम बनाना है। फिर बोला हमें इस्लामिक सरिया बैंकिंग फाइनेंस एस्टेब्लिश करना है। तीसरा चीज उन्होंने बोला कि हमें हलाल इकोनॉमी एस्टेब्लिश करना है। चौथा चीज उन्होंने कहा यूज इकोनॉमी बम, इकोनॉमी को बम के रूप में यूज करो। और पांचवा चीज उन्होंने कहा हमें अलताकिया का प्रयोग करना चाहिए। अलताकिया का अर्थ है कि अपने शत्रुओं को बेवकूफ बनाओ, धोखा दो। मैंने कहा देखो सभी लोग बिजनेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम टन घंटी पूजा में अटक गए हैं। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम बनाया। इसका हेडक्वार्टर मिडिल ईस्ट नहीं है, कोलालमपुर में है। आप देखो इंडियन मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स, यहां पर भारत के अंदर पिछले 50 साल से 46 साल से इंडियन मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चल रहा है। हमारे लोगों को भी पता नहीं है। देख रहे हैं उसके अंदर देखो आराम से उसने हलाल की बात कर रहा है ना। यहूदी लोगों का अपना इकोनॉमिक फोरम है, ज्यूस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, क्रिश्चियन इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, सब लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम लोग इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। और जबकि हमारे यहां सबसे ज्यादा इकोनॉमी की बात होनी चाहिए। हमारे तो पुरुषार्थों में इकोनॉमी है, अर्थ है। आप सभी लोग बचपन में एक श्लोक तो पढ़ा होगा ना, विद्या ददाति विनयम विद्या यात्री पात्रतम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। ये हम लोग 5वीं 6वीं 7वीं पढ़े हैं श्लोक, है ना। विद्या से विनय, हम्बल आदमी बनता है, विनय से फिर पात्रता आती है, पात्रता धन कमाते हो, धन से आप धर्म करते हो तभी सुख मिलता है। धन नहीं कमाओगे, धर्म नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा ना। लेकिन इस चीज को हम सब भूल गए, केवल बचपन के तोता रटन की तरह से रटे, उसका रियल मीनिंग हम ग्रास्प नहीं कर पाए। मैं यहां इसलिए स्वामी विवेकानंद को फिर रिमाइंड कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट व्हेनेवर रिलीजियस सिस्टम गेन ग्राउंड विद पीपल एट लार्ज, इट हैज अ स्ट्रांग इकोनॉमिक साइड टू इट। कि दुनिया में कोई मजहब या सब धर्म कोई भी सफल होता है, उसका इकोनॉमिक साइड है, तभी वो सफल होता है। मैं लोगों को बताता हूं कि बाइबल के अंदर आज भी पढ़ाया जाता है वर्ल्ड इज फ्लैट, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इन 6 डे, 7th डे गॉड रेस्टेड। संसार 6 दिन में बनाया, 7वें दिन भगवान ने रेस्ट किया, उनका गॉड। तभी आपको संडे मिला, नहीं तो संडे नहीं मिलता। हाँ, आपको 7वें दिन काम करना पड़ता। लेकिन उनको कोई चिढ़ाता नहीं है। हमारे पूर्वज हमें पढ़ाते हैं भूगोल, सब ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, भूगोल बोलते हैं ना। शब्द में उसका मीनिंग है पृथ्वी गोल है, फिर भी हमें चिढ़ाया जाता है कि हम बैकवर्ड हैं। मैं लोगों को बोलता हूं कि उनके पास अपनी गलत चीज को भी सही तरीके से रखने का ताकत है। हमारे पास हमारी सही चीज को भी सही तरीके से रखने का भी ताकत नहीं है। वो ताकत यहां से इकोनॉमी से आता है। बाइबल में एक और शब्द है, ए कैमल कैन पास टू द आई ऑफ अ नीडल बट रिच मैन कैन नॉट टू द हेवन। सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है। ये बाइबल है तो वहां ऊंट या हाथी की बात नहीं करेंगे। सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए बर्ट्रैंड रसेल जो उनके फिलोसफर कहते हैं कम्युनिस्ट थॉट का ओरिजिन बाइबल है। लेकिन ध्यान दो, बाइबल वालों ने कभी भी बाइबल की इस बात में विश्वास नहीं किया। वो सारी दुनिया में गए, लूटेड प्लंडर किया और अमीर बन गए,
ताकतवर बनकर आज हमें रोज उपदेश देते हैं, है ना। तो और हम अपनी चीजों को भूल गए। स्वामी जी कहते हैं मैन इज गाइडेड बाय द स्टमक, ही वॉक्स एंड स्टमक गोज फर्स्ट एंड हेड आफ्टर। हैव यू नॉट सीन दैट इट विल टेक एजेस फॉर द हेड गो फर्स्ट। स्वामी जी कहते हैं आदमी चलता है तो पहले पेट चलता है भाई, दिमाग को हजारों साल लगेगा आगे चलने में, क्योंकि दिमाग जो है ना बिना पेट के काम नहीं करता। 2 दिन आदमी को भूखा रख दो, दिमाग शून्य हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। मैं ये आपको स्टेटिस्टिक याद दिला रहा हूं, ये हमारा नहीं है, ये प्रोफेसर एंगुस मैडिसन है जो OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। 30 साल तक की वर्ल्ड इकोनॉमी पर रिसर्च किया और डेटा प्रेजेंट किया। वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक, द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलीनियर पर्सपेक्टिव, 2 किताबें मिलीनियर पर्सपेक्टिव में डेटा देते हैं कि भारत के हिंदू 1st सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक हम वर्ल्ड के 33% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे, 33% वर्ल्ड जीडीपी। और उस समय लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर को जोड़ लो तो हम 49% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। मुगलों के टाइम में शांति भंग हो गया, अटैक होने लगा तो हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी। और अंग्रेजों के टाइम में तो हम बहुत ही गरीब हो गए। अब देख रहे हैं ग्राफ कैसे नीचे आ रहा है। अभी ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा बढ़ना शुरू हुआ है। ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे पूर्वज थे, जैसा उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया, उसी कारण से आज हम यहां बच गए हैं। हम 2300 वर्ष से लड़ रहे हैं, 2300 वर्षों से लड़ रहे हैं। पहले ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, सखून, इनसे लड़े, फिर उसके बाद अरब, तुर्क, मुगल से लड़े, फिर डच, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश से लड़े, सबसे लड़े। अगर हिस्ट्री के अनुसार कैलकुलेट करोगे तो 113 जनरेशन लड़े। उस लड़ने के बाद भी बच गए। तो जब तक हमारे लड़ाई बिना पैसे की लड़ी नहीं जाती, तो हमारा जो वर्ग, व्यापारी वर्ग था, वो वेल्थ क्रिएट करता था, उससे इस लड़ाई को भी सपोर्ट करता था, इसलिए हम बच गए। इसलिए श्री अरबिंदो का एक बहुत बड़ा शब्द है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर द फ्यूचर, मूव ऑफ पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा देश जो अपने पूर्वजों पर गर्व करता है, वर्तमान में पुरुषार्थ करता है, उन्नत भविष्य की कल्पना करता है, वही आगे बढ़ता है। ये फिर तब इन सारा चीजों को देखकर मुझे लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए, तो हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया। मैंने अपने कई सारे मित्रों को बोला इस पर काम करने, कोई काम नहीं किया। मैं साधु को ही पढ़ना शुरू किया ना, इकोनॉमी ये सब पढ़ा, तब हमने कहा भाई वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया। चाणक्य का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जिस देश की इकोनॉमी होती है ना, उसी के अनुसार उसका दुनिया में ताकत, रिस्पेक्ट मिलता है। आज अमेरिका, चाइना, ये सब क्यों बात होती है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बड़ी। अभी G20 हुआ, ये G20 क्यों हुआ? कि सारे जो कम से कम बड़ी इकोनॉमी वाले इकट्ठे हैं, बाकी जो बहुत गरीब है उनको कोई पूछता नहीं है। वो तो कहीं इनको बैठने भी नहीं देते आसपास, बैठने भी आसपास नहीं देते। अब वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, मैं आपको उसी को बता रहा हूं। पहला चीज है ग्लोबल मार्केट एक्सेस है, जिस पर हम काम करते हैं। गौरव ने बताया कि हम हिंदू लोग दुनिया भर के अब लगभग 200 देशों में बसे हुए हैं और 80 देशों में अच्छी संख्या में बसे हुए हैं। लेकिन अभी भी हिंदू लोग आपस में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन नहीं है ना। दुनिया में और लोगों का, मैंने बोला ना कि वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम है, ज्यूस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, क्रिश्चियन, सब आपस में बहुत कनेक्टेड काम करते हैं, लेकिन हमारे यहां वैसा नहीं है। अफ्रीका में हमारा 100 साल पुराना प्रभाव था, लेकिन 40 साल 30 साल से हमारी सरकारों ने अफ्रीका पर ध्यान नहीं दिया। चाइना पहुंच गया, उसने वहां का रेलवे, रोड, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और माइंस पर कब्जा कर लिया। हमारे लिए कुछ बचा नहीं। मेजर क्या बचा हमारे लिए? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज अभी बचा है। तो हमने कहा भाई ये अफ्रीका अगला फूड बाउल है, अन्न उत्पादन करने वाला जगह बनने वाला है, क्रिटिकल मिनरल है, वहां अगर हम लोगों को नहीं जाओगे तो हम लोग आउट हो जाओगे बिजनेस से। तो हम कहते हैं
ऐसे दुनिया मार्केट है, साउथ अमेरिका मार्केट है, यूरोप मार्केट है, क्योंकि यूरोप में लोग हैं ना, कंज्यूम तो करते ही हैं। तो हमें हिंदू बिजनेसमैनों को ग्लोबल मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करना चाहिए, वही हम वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से करते हैं। दूसरी चीज है अफोर्डेबल कैपिटल। यहाँ आप लोग बिजनेस वाले हैं, आपको पता, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बिना अफोर्डेबल कैपिटल के बिजनेस इकोनॉमी आगे बढ़ता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या, भारत में अभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। हम सारा बिजनेस इकोनॉमी बैंक आधारित है ना, और बैंक में आज भी कैपिटल 8 से 9% से कोई बैंक आपको कैपिटल नहीं देगा। यूरोपियन मार्केट में चल जाओगे, आपको 2 से 3%, 4% पर कैपिटल मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर भारत में आज सरप्लस कैपिटल हो बिजनेस इकोनॉमी के लिए, तो हमारा ग्रोथ जो भी 6-7% है, ये 14-15% हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं हमारे यंग लोगों के पास, स्टार्टअप के पास, नए बिजनेस के पास आइडिया है, मेहनत करना चाहिए, लेकिन कैपिटल नहीं है। तो हमें अगर भारत को सचमुच में बड़ी इकोनॉमी बनना है तो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम उसको डेवलप करना होगा। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। अगेन आप पुणे में बैठे तो मुझे बताने की जरूरत है टेक्नोलॉजी कितना फास्ट चेंजिंग है। अगर टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट, इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। आपको सब बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे नोकिया मार्केट से आउट हो गया है। बहुत तेजी से बिजनेस इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी बदलता है। चौथा चीज है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, कि हमारे यहाँ समाज में टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे टैलेंट से दूसरे लोग अमीर बन रहे हैं। हम बोलते हैं सत्ता नडेला, सुंदर पिचई, ये आजकल अजय बंगा, ये सब लोग हैं, लेकिन हमारे प्रोफेसर वैद्यनाथन कहते हैं वी आर मेकिंग अदर बाय आवर टैलेंट। अपने टैलेंट से दूसरों को अमीर बना रहे हो। होना चाहिए कि अपने टैलेंट को अपने यहाँ इंटीग्रेट करो तो वेल्थ क्रिएट होगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, राकेश गंगवाल, वो यूएस एयरवेज में काम करता था, वो भाटिया के साथ मिलकर के इंडिगो एयरलाइन शुरू कर दिया। देखो 10 साल के अंदर भारत में उसको नंबर 1 एयरलाइन बना दिया, एयर इंडिया को पीछे छोड़े। ये कहते हैं टैलेंट का इंटीग्रेशन। तो हमें अपने समाज में उसको करना है। पांचवा चीज है यंग लोगों को बिजनेस इकोनॉमी में प्रमोट करना। अनफॉर्चुनेटली भारत में आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग नौकरी की तरह नौजवान लोग जा रहे हैं। मैं उसको बोलता हूं चेटियार सिंड्रोम, है ना, कि नौजवान लोग अपने माँ बाप के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। अधिकांशतः एक ट्रेंड चल गया है, और व्यापारी परिवारों को भी बच्चों में अच्छा ट्रेंड चल गया कि हमें बिग 4 में जाना है। मैं चेटियार सिंड्रोम इसलिए बोल रहा हूं कि चेटियार लोग 70-80 साल पहले भारत के बड़े बिजनेसमैन थे, अधिकांशतः बैंक उन्होंने बनाए थे। उस समय हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों को देश विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो बच्चे वहीं रह गए, वहीं गोरे पीले इन लोग से शादी करके वहीं बस गए, वो भारत आए नहीं। अब पीछे उनका कोई बिजनेस संभालने वाले चेटिया लोगों का बिजनेस इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। आपको बता कुल 65,000 परिवार बचे हैं भारत में। तो ये अगर भारत को आगे बढ़ना है तो बिजनेस इकोनॉमी के लिए यंग लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आते हैं उनको बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करना होगा, नहीं तो फिर ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर केवल टिक करके और नौकरी करके कोई देश आगे नहीं बढ़। देखो अमेरिका मोस्ट पावरफुल था, इंग्लैंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था, मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकल गए तो आज उनकी स्थिति खराब हो गई है। और छठा चीज है जिस पर हमें काम कर, रेस्पेक्ट फॉर बिजनेसमैन। भारत में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि यहाँ व्यापारी लोगों को रेस्पेक्ट नहीं है। जो वेल्थ क्रिएट करता है, टैक्स देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसको लोग चोर बोलते हैं। और चोर बोलने वाला कौन है? ये जो बाबू लोग है ना और नेता लोग, यही चोर बोलते हैं। जो सबसे बड़े चोर हैं, जो सबसे बड़े चोर हैं बाबू और नेता लोग, ये बिजनेसमैन को चोर बनाते हैं। मैं बोलता हूं कि जिस देश को आगे बढ़ना है, अगर बिजनेसमैन को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वो क्यों करेगा? जब उसको चोर बनाकर गाली दोगे तो क्यों बिजनेस करेगा भाई? आपको पता है पिछले साल भर के अंदर 6,500 बड़े बिजनेसमैन भारत छोड़कर चले गए। अब पिछले कुछ वर्षों में 50,000 चले गए। हमारे देश की बड़ी इकोनॉमी आज भी नहीं है। सीएमआई का डेटा बताया था 27,000 कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है, और 1,000 कंपनियां जिनका 1,000 से अबव टर्नओवर है। तो हमारे लोग अगर ऐसे माइग्रेट करते रहेंगे तो हमारा मजबूत इकोनॉमी नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ उपदेश देने का बड़ा आदत है। हमारे कॉन्फ्रेंस में एक मंत्री आए, आपके
मुंबई में। अब बोले कि बिजनेसमैन को इथिकल बिजनेस करना चाहिए। मैंने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको इथिकल बनना है, नहीं ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए। लेकिन आपको पता है व्यापारी लोग बिजनेस करते हैं तो पहला अपना सेविंग निकालते हैं, घर का लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, थोड़ा हो जाता है तब बैंक के पास जाते हैं, नहीं तो ऐसे बैंक भी नहीं देता है। रिस्क लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारा बिजनेसमैन सफल होता है, रिस्क लेते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टैक्स देते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। और आप बाबू लोग माने ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग अड़ंगा लगाते हो तो आपको ब्राइब करना पड़ता है। अब ब्राइब तो व्हाइट मनी से करेगा नहीं, फिर उसको रास्ता निकालना पड़ता है, ब्राइब करता है तब उसका काम चलता है। यदि मान लो उसके पास सरप्लस पैसा होगा, बचा हुआ ब्राइब वाला भी पैसा बच गया ना टैक्स का, तो दोबारा फैक्ट्री डालेगा, दोबारा वेल्थ क्रिएट करेगा, दोबारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इतना रिस्क लेता है, उसको तो आप चोर कहते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप नेता लोग, मिनिस्टर लोग कोई IIT IIM के पढ़े हुए नहीं हो, निकाल लो एवरेज। आप MIT हार्वर्ड के पढ़े लिखे भी नहीं हो, और आपका एंसेस्ट्रल वेल्थ जिसको पुश्तैनी बाप दादाओं की भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज कहां से आ गए भाई? ये कौन सा इथिकल पैसा है? कोई हमें क्वेश्चन करना चाहिए ना। जब तक इनको क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, नहीं तो वो आपको चोर बनाते रहेंगे। ये हमें कंपेयर करना है भारत के अंदर। आपको पता है हमारा देश इतने वर्षों से लड़ते हुए यहां आया तो उसमें बिजनेसमैन का बड़ा योगदान है, इसलिए हमारे पूर्वज इनको बहुत रेस्पेक्टफुली नाम देते थे। जानते हो बिजनेसमैन को हमारे शास्त्रों में कहा गया श्रेष्ठी। श्रेष्ठी, वही श्रेष्ठी शब्द जो पंजाब में सेठी बना हुआ है, राजस्थान में सेठ जी हो गया है, गुजरात में सेठ हो गया है, और महाराष्ट्र कोंकण इलाके में और कर्नाटक में सेठी हो गया है। वही तमिलनाडु में चेट्टी हो गया, चेट्टी अर्जुन बोलते हैं ना, ये वही शब्द श्रेष्ठी। नेपाल में आदमी श्रेष्ठी बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं जिस देश में आज दुनिया में कैपिटल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी को आप अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भारत को आगे बढ़ना है तो आपको जान लो, यहाँ बिजनेसमैन यहाँ हॉल में है, तो आपको भविष्य में नेता लोगों को, बाबू लोगों को क्वेश्चन करना होगा और बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट दिलाना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। और छठा चीज जिस पर हमें काम करते हैं कि हिंदू लोगों को ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, ऑकलैंड टू अलास्का, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ आपस में कोऑपरेट, कोलैबोरेट करना चाहिए। यही काम हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से किया। पहले जैसे गौरव ने बताया, हमने हांगकांग में पहला कॉन्फ्रेंस किया, बैंकॉक में किया, एज ए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दिल्ली में किया, फिर लंदन में किया, लॉस एंजल्स में किया, शिकागो में किया, फिर मुंबई में किया, फिर रीजनल कॉन्फ्रेंस हमने 2 बार कुआलालंपुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका, केन्या, डरबन, डलास, बहुत जगह किए हमने। अब ये सारा जब दुनिया भर में हमने कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दिए तो लोगों ने कहा कि अब हमें ग्रास रूट लेवल में भी लोगों को जोड़ना है। पहले तो हमने दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस की क्योंकि हमें लोगों ने कहा कोई आपके नाम पर नहीं आएगा, लेकिन अब हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, CEO, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट सब आते हैं। अब गोरे भी आते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के CEO आते हैं। आपको पता हमारा पिछला कॉन्फ्रेंस कैंसिल होगा कोरोना के कारण। हमारा पार्टनर था सिटी काउंसिल हेग, जो नीदरलैंड का कैपिटल सिटी है, वो हमारे पार्टनर थे क्योंकि सबको बिजनेस इकोनॉमी अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। तब हमने कनेक्ट करने के लिए हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरू किया। फिर लोगों ने कहा हिंदू इकोनॉमिक फोरम को दुनिया भर में चैप्टर, भारत में भी 30-40 चैप्टर हैं। कोरोना काल में थोड़ा स्लो हो गया, तब दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। फिर कई लोगों ने कहा कि हमें BNI की तरह शुरू करना, तो हमने हिंदू बिजनेस नेटवर्क भी शुरू किया। अभी उसका सिस्टम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, तो जिससे कि बिजनेस इकोनॉमी की दृष्टि से हिंदू समाज इंटीग्रेट होकर, डेवलप होकर के आगे बढ़े, तभी हम 60, आज हमारी स्थिति क्या है, दुनिया में 16-17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और आज ओनली हार्डली 4% वर्ल्ड इकोनॉमी है। इसको मैं सीधे सीधे कहता हूं, अमेरिका के पास क्या है, 4 लोगों के, अमेरिका में 4 लोगों के पास 24 रोटी है, अब भारत में 17 लोगों के पास 4 रोटी है। ये अंतर है, आप सोच सकते हैं इकोनॉमी का अंतर। इसको आगे बढ़ाना है। पहला तो हमारा पिछले कुछ कॉन्फ्रेंसेस के फोटो हैं।
अगला कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में होगा। हम आपको इनवाइट करते हैं कि हाँ आइए, और दुनिया में हम लोग कैसे कर रहे हैं। अगले कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ भारत आसियान मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन की बात है, फाइनेंस फिनटेक की बात है, फंड रेजिंग की बात है, एग्रीकल्चर, थाईलैंड एग्रीकल्चर में हमसे बहुत आगे हैं, उससे क्या सीख सकते हैं इस पर चर्चा करना है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करना है, मेडटेक, क्योंकि इस भारत में क्या है, सारे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां ही कंट्रोल करती हैं विदेशी, हिताची, सीमेंस, फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक। ये एरिया है जिस पर हमें काम करना है। दूसरा जो हम काम करते हैं एजुकेशन का, कि देखो एजुकेशन पर आप नहीं काम करोगे तो आप फिर अगेन कमजोर हो जाओगे। सारा मेहनत किया कराया 2 जनरेशन का 1 जनरेशन में बिगड़ जाएगा। भारत ने इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम नहीं किया है। कारण क्या, हमारे नेता लोगों को अकल नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देते। आपको बताऊं, अभी हमारा शेरपा है अमिताभ कांत को ट्वीट करता है जनवरी में कि भारत से 1.8 मिलियन यानी 18 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, और पैसा कितना जानते हैं, $80 बिलियन यानी 6.5 लाख करोड़ रुपया विदेश हमारा फी में जाता है। मासेलकर कमेटी रिपोर्ट है 20 साल पुराना, अगर उसको आज अपडेट कर लो तो आज उस पैसे से जो हर साल पैसा विदेश जा रहा है, यानी पुणे के ही रघुनाथ मासेलकर कमेटी का रिपोर्ट है। पैसा अगर आप जोड़ दो, बचा लो, भारत में हर साल 50 IIT, फुल 50 IIT और 100 IIM हम खोल सकते हैं। इतना हमारा एनुअल नुकसान, टैलेंट तो हमारा जा ही रहा है, यानी फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है। हम कैलिफोर्निया को जानते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका का राज्य है, वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कैसे बना 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी? आज के 60 साल पहले वहां कैलिफोर्निया हायर एजुकेशन मास्टर प्लान बनाया उन्होंने 10 टॉप यूनिवर्सिटी बनाए, जब उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ नहीं थी, 1 करोड़ नहीं थी। 10 टॉप यूनिवर्सिटी यूसी सिस्टम, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अरवाइन, 10 यूनिवर्सिटी बनाए। फिर 23 यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाए, उसका कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी बनाए। कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम, आज कैलिफोर्निया में इसका एनरोलमेंट 50 लाख है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का। और मैं भारत की बता रहा हूं, दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली में पिछले 25 साल में जो पॉपुलेशन दुगना हो गया है, लेकिन 15 साल कांग्रेस के राज और 8 साल केजरीवाल के राज में एक भी कॉलेज वहां नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। यानी ये आपको नुकसान करके भी आपको से वोट ले लेते हैं। हमारा समाज ऐसा है, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट कि हमने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान नहीं देता, हमारा टैलेंट जा रहा है। हमारे अभी भी एजुकेशन में गवर्नेंस सिस्टम बहुत खराब है, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बहुत ही खराब है, फैकल्टी ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस 15% एम्प्लॉयबिलिटी है उनकी, और कैंपस इन्वायरमेंट तो बहुत ही खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के अंदर की दुर्गति में बता रहा हूं, 20 to 35% गर्ल्स आर सेक्सुअली वायलेटेड। ये छोटा मोटा संख्या नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, जो अनरिकॉर्डेड का कल्पना नहीं कर सकते हैं। थॉमस फ्रीडमैन ने येल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन, जिसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, उसमें गया और एक अमेरिकन स्टूडेंट से पूछा कि सन टेल मी व्हाई नॉट अमेरिकन स्टूडेंट्स आर कमिंग द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स। तो बोला कि सर, अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी, दे आर कमिंग फॉर द फन, एंड देयर इज नो फन इन साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, दिस इज बोरिंग टू अनलेस योर फंडामेंटल इज क्लियर। तो आज मोस्ट पावरफुल अमेरिका आज डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही मार्क्सिस्ट लोगों ने उनके एजुकेशन सिस्टम को कब्जा करके, जो मार्क्सिस्ट कल्चरल थ्योरी पढ़ा कर उनका ब्रेन वॉश कर दिया। आज अमेरिकन बच्चे अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। बिल गेट्स से पूछा थॉमस फ्रीडमैन ने कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, कि चाइना का सीक्रेट क्या है, सक्सेस का कारण क्या है। तो बिल गेट्स ने कहा द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। चाइना का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर को होना चाहिए, जो पॉप सिंगर है अमेरिकन, लेकिन वो नहीं है। मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स हूं।
फिर बोला अमेरिका क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो बोला बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मैं सक्सेसफुल, बिल गेट्स अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए, मैं नहीं हूं, ब्रिटनी स्पीयर है रोल मॉडल, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है। आप मुंबई में बुला लो किसी हॉलीवुड के डांसर वगैरह को, देखो लाखों लड़के वहां स्टेडियम में पहुंच जाएंगे, लाखों लड़के स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। तो ये इंस्पिरेशन हमारे एजुकेशन में नहीं है, अब इसके कारण हमारा सीरियस प्रॉब्लम होने वाला है। मैं आपको बताऊं 2003 के अंदर तरुण खन्ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं, वो जलंधर के पंजाब के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा फॉरेन पॉलिसी में, कैन इंडिया ओवरटेक चाइना, कैन इंडिया ओवरटेक चाइना। उन्होंने बोला कि आर्टिकल बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन भारत का कोई डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर कोई हमारे पास नहीं आया। चाइना ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा और बोला उसने कि आप कैसे लिख सकते हो। उस समय चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 3 गुनी बड़ी थी, तो आपने कैसे लिखा, तो उसने बोला भाई 21st सेंचुरी नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने हाईवे, रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, ये सब 20-30 साल में घिस जाते हैं, 20-30 साल में घिस जाते हैं। भारत में तो कम से कम उसने IIT IIM बनाया कुछ, उसके देखो उनके प्रोडक्ट कैसे दुनिया में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। अब ये बात उसको समझ में आई, वो वापस गया, अपने कैबिनेट से बात किया और चाइना ने कंटिन्यूअसली अपनी यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए $100 बिलियन पंप करना शुरू कर दिया अपने पैसा। और आपको पता है चाइना 10 साल में हमसे बहुत आगे निकल गया, मैंने उससे आप तो बहुत आगे, 10 साल उसी समय आगे निकल गया। एक जमाना था चाइनीज हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, 62 से पहले यहाँ पढ़ने आते थे, आजकल सस्ता होने का हमारे लड़के चाइना में इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ने जा रहे, सस्ता है वहां पर मेडिकल। अनिल काकोडकर की टीम अनिल काकोडकर ने IIT की टीम को लेड करते हुए वहां चाइना गए थे 2013 में, कि उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन को इंप्रूव कर लिया, उसका रिपोर्ट है, काकोडकर रिपोर्ट। उन्होंने जिंगुआ यूनिवर्सिटी में चर्चा करते हुए पूछा प्रोफेसर से कि फिर आप 10 साल से पैसा लगा रहे हो, क्या उद्देश्य था, और अभी भी पैसा लगा रहे हो, क्या उद्देश्य है। आप तो जानते हैं आज चाइना का कितना पेटेंट है, हमने 50,000 इंटरनेशनल पेटेंट फाइल किया, चाइना ने 5 लाख इंटरनेशनल पेटेंट फाइल किया है, ये अंतर है। तो उसने बोला फर्स्ट 10 ईयर वी आर पंपिंग मनी टू प्रोड्यूस चाइनीज हु रूल द चाइना। पहले 10 साल हम यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने में लगा रहे थे पैसा, उसका उद्देश्य था तो ऐसे चाइनीज पैदा करना जो चाइना पर शासन कर सके, बट अब हमारा उद्देश्य है टू प्रोड्यूस चाइनीज हु रूल द वर्ल्ड। ये एस्पिरेशन होता है ना, ये एस्पिरेशन होता है, ये एस्पिरेशन हमारे से कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये इस पर हमें काम करना है, जो हम लोग कोशिश करते हैं, काम करते हैं। कुछ हमारे कॉन्फ्रेंस है, अगला कॉन्फ्रेंस हमारा वही बैंकॉक के अंदर है। ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, आप पुणे में बैठे हुए हैं, नॉलेज कैपिटल, भारत का ज्ञान का शहर है ना। भारत के यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी पढ़ाया जाता है आपके टैक्स पेयर के पैसे से, भारत में क्रिश्चियन स्टडी पढ़ाया जाता है आपके पैसे से, लेकिन भारत में हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर भी हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता। महाराजा वाडियार ने मैसूर में जो बनाया यूनिवर्सिटी, वहां पर क्रिश्चियन स्टडी तो पढ़ाया जाता, हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता। उसका परिणाम क्या हुआ, 2-3 साल पहले आपने देखा होगा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रहा था। 900 विद्वान प्रोफेसर एंटी हिंदू काम में लगे हुए थे। क्यों कि हिंदू के बारे में नॉलेज प्रोड्यूसर अमेरिका हो गया, हम डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जबकि हमें प्रोड्यूसर होना चाहिए था। क्योंकि हमने उस क्षेत्र में काम नहीं किया। तब हमारी टीम ने, हिंदू एजुकेशन बोर्ड की टीम ने मिलकर के MA हिंदू स्टडी का कोर्स करिकुलम बनाया, 30 यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से रेगुलर मीटिंग की, उनके यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडी बनाकर उसको पास करवाया, फिर वहां से फैकल्टी बुला के हमने फैकल्टी ट्रेनिंग की, फिर डिटेल कोर्स करिकुलम बनाया, फिर वहां MA हिंदू स्टडी का कोर्स शुरू किया, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में गए, फिर उन्होंने कहा अब तो इसको पास कर दो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी का टीम बनाकर उसको पास कर दिया। आज ये MA हिंदू स्टडी भारत के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, इसका कोड नंबर 102 है UGC नेट का। जब ये हो गया
तो भारत के अन्य सब, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं ना, आज भारत के 22 यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी का एक कोर्स चल रहा है। और ये स्लाइड में दिखा रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पास कर दिया, इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी का कोर्स शुरू हो जाएगा। और अगले साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने भी इसको पास कर दिया है। अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि हमारे हिंदू विद्वान भी खड़े हो जाएंगे जो वेस्टर्न लोगों को चैलेंज कर सकते हैं उन्हीं के लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे लोग तो अपनी बात तो जानते हैं, उनकी बात नहीं जानते हैं। हमें ऐसा हमने कोर्स करिकुलम बनाना है कि उनको बता सके, जेंटलमैन व्हाट इज नोन टू यू इज नोन टू मी। जो तुम जानते हो मुझे पता है, लेकिन व्हाट आई नो यू डोंट नो। जो मुझे पता है तुम्हें पता नहीं, तभी तो हमारी श्रेष्ठता होगी ना। वैसे ही हमने करिकुलम बनाया है। अब अभी टाइम नहीं डिटेल में। फिर है मीडिया। देखो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मीडिया के बारे में कहा जाता है, वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल, एंड वर्ड्स आर द न्यू वेपन एंड सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी। आप जानते हैं मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, परसेप्शन बिकम रियलिटी। आप जानते हैं 3 किसान बिल जो है ना, किसानों के हित में था, लेकिन मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि 2% पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसानों के कारण से ये पावरफुल गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। आज और किसान उसका परिणाम भुगत रहे हैं। सीएए का कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि शाहीन बाग हो गया, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ये मीडिया की ताकत, इसलिए हम हिंदू मूवमेंट को मीडिया के क्षेत्र में बड़ा काम करना है और उस पर कंट्रोल मास्टरी होनी चाहिए। और तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको आप लोग सिनेमा इंडस्ट्री कहते हैं, वो कितना निगेटिव इमेज पैदा करता है, स्टीरियोटाइप करता है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेसर धीरज शर्मा जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्टडी किया 250 मूवी का, मैं 1960 से 2010 तक का बॉलीवुड मूवी का, कि बॉलीवुड मूवी कैसी स्टीरियोटाइप पैदा करता है। आपको बताओ 62% बॉलीवुड मूवी में जो करप्ट पॉलिटिशियन है उसका सरनेम ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणों को भारत में दुर्गति दुर्दशा होती है ना, कि वहां उसका शुरुआत स्टीरियोटाइप वहां से शुरू होता है। फिर कहते हैं 68% करप्ट बिजनेसमैन का सरनेम बनिया है, यानी वैश्य लोगों का सरनेम उनको है। 68% बिजनेसमैन। मैं मुंबई में लेक्चर दे रहा था, बनियों के बीच में, मैंने कहा आपके पैसे से बॉलीवुड चलता है और आप ही को गाली देता है और आप ताली बजाते हो, आप ताली बजाते हो। हम सरदारों के बारे में जोक मारते हैं, मुझे अब समझ में आया कि क्यों जोक मारते हैं। बॉलीवुड से आया है। 74% सिख कैरेक्टर इन द बॉलीवुड लाफेबल। बॉलीवुड के 74% सिख, जो गुरुओं की हमारी बलिदानी परंपरा, उसको हमने जोक का पात्र बना दिया। 84% मुस्लिम कैरेक्टर बॉलीवुड में, बॉलीवुड माफिया दंगा फसाद करने वाले, लेकिन बड़े नमाजी दिखाए जाते हैं, पायस लोग हैं, पवित्र लोग हैं। आप जानते हैं शोले मूवी बड़ा हिट हुआ। शोले जहां हो रहा है उस गांव में एक ही मुसलमान है, वो क्या एक हंगल, उसके लिए मस्जिद बना हुआ है। गांव में बिजली नहीं है, लेकिन नमाज जो है ना, अजान जो है ना माइक से हो रहा है। तो ये सब चीज होते रहेगा तो इसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट, इस पर हमें काम करना है। तो इसीलिए हमने इस पर भी काम है, इस पर भी काम करते हैं। हमारे मीडिया फोरम आपने देखा इसके अंदर विवेक सारे मूवी इंडस्ट्री वाले हैं, एक खन्ना है, सब बड़े लोग हैं, एक हॉलीवुड का भी है। अब देखिए क्या हुआ कि कश्मीर फाइल बना ना, केरला स्टोरी बन गया, अब वो सारा इकोसिस्टम बन रहा है ना, तो हमें ये भी खड़ा करना है। तो इस पर भी हम काम करते हैं। चौथा है वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम, पॉलिटिकल काम है। मैं बोलता हूं कि हमारे हिंदू समाज के लोगों ने मंथरा सिंड्रोम को ज्यादा ही डाइजेस्ट कर लिया है। मंथरा सिंड्रोम क्या जानते हैं? मंथरा कैकेयी की सेविका थी, दासी थी, है ना। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो कैकेयी के पास जाती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैकेयी तो बहुत अच्छी थी, खुश होकर उसने कंगन निकाल उसको दे दिया। तो मंथरा बोलती है, अरे मूढ़मती, तुम्हें अकल नहीं है, राजा राम बने भरत बने, मेरा तो स्टेटस बदलने वाला नहीं, तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा। तो वो शब्द तुलसीदास, मतलब कोई हो ही, हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए हमारा स्टेटस वही रहेगा। तो ये किसकी मेंटलिटी है? दास मेंटलिटी है। हिंदुओं को इस दास मेंटलिटी से बाहर
निकलना है। भीष्म पितामह बताते हैं राजनीति के बारे में महाभारत में, कहते हैं सर्वे विद्यारा धर्मे शुक्ता, सर्वे लोका धर्मे सुपरिष्टा, सर्वे धर्मा धर्मे प्रधाना, सर्वेपदा हस्ति पदे नहीं बगना, यथा सर्वेपदा हस्ति पदे नहीं बने। यह राजधर्म जो है सभी विद्याओं में, तो इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। राजधर्म सभी लोगों में प्रविष्ट है, सभी लोगों में प्रविष्ट है। इसके बिना घर लोग, बाहर लोग, ऑफिस लोग, यूनिवर्सिटी लोग, सब लोग, भूलोग, सब जगह राजनीति है। इससे बचा हुआ कोई नहीं है। ये राजधर्म सभी धर्मों में प्रधान, सबको रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है। इसलिए सभी धर्म में प्रधान धर्म, इसलिए हम हिंदुओं को इसका मास्टर होना चाहिए। नहीं तो हमारे लोग क्या है, मैं दुनिया भर में काम करता हूँ, डांडिया, गरबा, भांगड़ा, भरतनाट्यम, यही सब चीजें करते रहते थे। हमने कहा जब तक इसमें नहीं जाओगे तो एक दिन में निकाल दिए जाओगे। अफ्रीका से गुजराती लोग युगांडा, तंजानिया, घाना, केन्या सब निकाल दिए गए थे। तो अब अच्छा हुआ हमने यूथ में प्रमोट किया, धीरे धीरे हमारे यूथ लोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर दुनिया भर में बनने लगे। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई प्रेसिडेंट भी बन गए, डिप्टी प्रेसिडेंट बन गए। आप देखिए इसमें क्या हमारा कार्यकर्ता है, एक कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है, और भारत वाला वाइस प्रेसिडेंट जिसके पास कोई पावर नहीं, एक्सिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें सब मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कि अब ऋषि सुनक इंग्लैंड में जाकर के गर्व से बोलता है मैं हिंदू हूं और इंग्लैंड पर प्रधानमंत्री के रूप में शासन करता, उससे हिंदुओं को ज्यादा फायदा है या टन टन करने से, है ना? आप समझ रहे हैं ना कि वो अपने आप को बोलता है ना प्राउड हिंदू हूं, है ना? ये इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ना वहां समाज में। हमें इस तरह का स्मार्ट गेम खेलना चाहिए। आप देखो विवेक रामास्वामी है अमेरिका में, प्राउडली कहता है मैं हिंदू हूं, कोई डरता उठता नहीं है। वही अमेरिका में पहले बॉबी जिंदल ईसाई बन गया, क्योंकि ईसाई के रूप में रहता तभी उसकी पॉलिटिक्स चलता। अब उसी अमेरिका में वो हिंदू के रूप में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा है। तो हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ दुनिया में खड़ा होना है, तभी हमारे हिंदू की सफलता। यही हम वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम के माध्यम से करते हैं। आप देख रहे हैं एक देश के चीफ, राज्य के चीफ, भारत के नहीं, विदेश के चीफ मिनिस्टर है, दूसरा वहां मिनिस्टर है, वो मलेशिया का मिनिस्टर था। मलेशिया में आप ओथ लेने जाते हो तो आपको टोपी पहनना पड़ता है। ये भाई पगड़ी पहन के गया, बोले ये हमारा कल्चर है। मैंने कहा ये आइडेंटिटी हमने खड़ा किया है, तो ये हमने वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम के माध्यम से करते हैं। अगला कॉन्फ्रेंस नवंबर में ही है। 5वां है हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क। कि दुनिया में आप जाएंगे, हर जगह दुनिया में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपसेस में कई जगह तो इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन हिंदुओं का था नहीं। हमारे लोगों ने अमेरिका में हिंदू स्टूडेंट काउंसिल खोला, इंग्लैंड में नेशनल हिंदू स्टूडेंट फोरम करके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सब जगह हमने कैंपसेस में हिंदू स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। उनके रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और उनको फ्यूचर लीडरशिप के रूप में उनको ट्रेन करते हैं कि भाई आपको फ्यूचर लीडर के रूप में खड़ा होना है। अगर आप तैयार नहीं होगा तो हमारा भविष्य नहीं है। मैं याद दिला रहा हूं कि मैं ब्रिस्बेन में लेक्चर दे रहा था, तो 10 साल के लड़के ने मुझे बोला, टेल मी स्वामी जी, व्हेन वी हिंदू विल बी रेस्पेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। 12 साल पहले कि मुझे बताओ हम दुनिया में हिंदुओं को रेस्पेक्ट कब मिलेगा। मैं समझ सकता था, एक थोड़ा डार्क कलर का लड़का ऑस्ट्रेलियन व्हाइट स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था। मैंने इसको बोला देखो भाई, मेरे जनरेशन को, मैं मानता हूं मेरे पास कोई मैजिक आंसर नहीं, लेकिन मैं मानता हूं मेरे जनरेशन को अगले 20 साल तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने यूजिंग अवर माइंड मटेरियल इंटेलिजेंटली इन द राइट डायरेक्शन। फिर ये पैटर्न आपके जनरेशन को दे देंगे, आपको भी इसी तरीके से काम करना। 2 जनरेशन मिलकर हम लोग काम करेंगे तब दुनिया में हमारा रेस्पेक्ट बढ़ेगा। यदि नहीं तो जैसे इंग्लैंड की दुर्गति हुई है ना, कि सारा इंग्लैंड जो दुनिया में शासन करता था, महाशक्ति था, सुपर पावर था, आज सारा इंग्लैंड पब गोइंग जनरेशन हो गया, पब में जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आज उस इंग्लैंड को भी संभालने वाला वहां ऋषि सुनक को भेजना पड़ता है ना। तो हमारे देश में भी, हमारे दुनिया में हमें यूथ को फ्यूचर में ट्रेन करना है। आज की कंटेम्प्रेरी चीज में हमने वैसा ही काम यूथ का किया। देखो ना, इनका स्लोगन है राइज, ऑर्गेनाइज, लीड, इमर्ज टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। और दुनिया भर में हमने यूथ को ऐसे खड़ा किया फ्यूचर लीडरशिप के लिए। बहुत बड़ी हमारी संख्या नहीं है, लेकिन सॉलिड संख्या है, पक्के लोग हैं। 6ठा चीज है विमेन। 50% हमारे समाज की पॉपुलेशन महिलाएं हैं, लेकिन
माताओं के जनरेशन में तो कम पढ़ी लिखी थी, मेरे जनरेशन में और आज के जनरेशन में महिलाएं इक्वली पढ़ी लिखी हैं, टैलेंटेड, क्वालिफाइड, नॉलेजेबल है, लेकिन हिंदू मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और हिंदू मूवमेंट के डिस्कोर्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे बिग बिंदी ब्रिगेड है, बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर तीस्ता, स्टिलवाड़, वृंदा, कारंत यही डोमिनेट करते हैं। क्यों? कि हमने अपनी माताओं बहनों के लिए कंटेम्परेरी प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं किया, जो कंटेम्परेरी इशू पर डिस्कस, डिलिब्रेट करके लीडरशिप डेवलप करें। वो एंटी हिंदू वीमेन साड़ी पहन करके बिंदी लगा के बैठती है दुनिया के लिए, वो पता चलता है दुनिया को ऑप्टिक में कि देखो ये ट्रेडिशनल ड्रेस में इंडियन वुमेन है, अपने गवर्नमेंट की बात कर रही है, अपने देश के विरुद्ध की बात कर रही है, सही बोल रही है। और हम इस चीज को मिस करके हम लोगों ने अपने ये 50% पॉपुलेशन के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया। 45 के बाद तो हमारी माताएं माने टोटली उनका टैलेंट वेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे तो कॉलेज वगैरह में चले जाते हैं, घर में बैठी रहती हैं। तो हमने हिंदू वुमेन फोरम इसलिए खोला है कि 50% टैलेंट कैसे यूटिलाइज हो जिससे कि हमारा हिंदू मूवमेंट आगे बढ़े। मैं इसका 2 उदाहरण देता हूं, और भारत से बाहर हमने इसको एग्जाम्पल किया है ना, सिद्ध किया है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिंदू परिषद का जो ऑर्गेनाइजेशन है 95% वीमेन कंट्रोल है, यानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी वीमेन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की प्रेसिडेंट वीमेन है, विक्टोरिया की प्रेसिडेंट वीमेन है, क्वींसलैंड की प्रेसिडेंट वीमेन है। और आपको पता है विश्व हिंदू परिषद, यहाँ तो हम अपनी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, अपने राज्यों में भी सरकार है, कोई कारपोरेशन विश्व हिंदू परिषद की संस्था में रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा। मैं आपको बता, ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिंदू परिषद तो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब रेजोल्यूशन पास करते, पार्लियामेंट में प्रशंसा करती हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। अपने देश में आप हिंदू धर्म नहीं पढ़ा सकते, ऑस्ट्रेलिया में इन महिलाओं के काम है, हम 30,000 बच्चों को रेगुलरली वीकली गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक उसमें हिंदू धर्म क्लासेस लेते हैं और पढ़ाते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है, और उसको फंड भी करती है, ये सब उन्हीं महिलाओं का है। इसको हमें इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा। मैं आपको एक और चीज लास्ट करके आगे बढ़ूंगा। 2008 में 1991 में हमारी इकॉनमी खुली नरसिम्हा राव ने, उस समय हमारा हाउस होल्ड सेविंग 19% था, 19। प्रोफेसर जगदीश भगवती कोलंबिया को प्रोफेसर थे, उन्होंने उस समय लिखा कि अब हमारा माल कल्चर डेवलप होगा एंड हमारी महिलाएं वो दे विल ब्लो अप द मनी, पैसा उड़ा देंगी। 2008 में वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, वेस्टर्न इकोनॉमी कोलैप्स हुई, वर्ल्ड की तो नहीं, वेस्टर्न इकोनॉमी कोलैप्स हुई। जब लोगों ने रिसर्च किया ऐसा क्यों हुआ, तो वेस्ट का हाउस होल्ड सेविंग निगेटिव हो गया था, इसलिए वहां की इकोनॉमी कोलैप्स हुई। भारत में कुछ असर नहीं हुआ, ये क्यों हुआ? तो लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला हमारा 1991 के बाद इकोनॉमी ओपन हुआ तो इनकम बढ़ा तो हाउस होल्ड सेविंग भी बढ़ करके 19% 34% हो गया, और क्रेडिट गोes to माताओं बहनों को। उसी कारण हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। हम उस पर आज भी डिस्कस डिलिब्रेट नहीं करते उनका कंट्रीब्यूशन का है। तो इस चीज पर हम कोशिश करते हिंदू वीमेन फोरम के माध्यम से काम करने का। अगला कॉन्फ्रेंस वहां लास्ट जिस पर हम काम करते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम। कि हिंदू समाज क्या है, हम लोग कहते हैं कि हिंदू समाज यूनाइटेड नहीं है। जहां पर भी जाओ हिंदू समाज एक ही सुनने में आता है, हम हिंदू समाज यूनाइटेड नहीं है। और हम डिप्टिस्ट आर्गुमेंट पैदा करते हैं, मुसलमान ईसाई बहुत यूनाइटेड है, क्योंकि वहां एक बाइबल है, एक गॉड है, एक जीसस क्राइस्ट है, एक जगह अल्लाह मियां है, एक प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, और कुरान, इसलिए यूनाइटेड है। हमारे यहाँ तो सैकड़ों गुरु देवी देवता हैं, मत पंथ संप्रदाय है, इसलिए हमारे यहाँ यूनिटी संभव नहीं है। हम डिप्टिस्ट आर्गुमेंट पैदा करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि ऐसा नहीं है, थोड़ा एनालाइज करके देखो। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक जीसस क्राइस्ट है, एक बाइबल है, एक गॉड है, उसके बावजूद भी वहां 12,000 बड़े डिनोमिनेशन है, 400 ऐसे डिनोमिनेशन जिनका दुनिया भर में प्रभाव है। और आप जैसे लोग अगर सब चीज नहीं जानते तो इतना तो जानते हो, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिकों में तो रोमन, ग्रीक, ऑर्थोडॉक्स जानते हैं, और प्रोटेस्टेंट में एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, सेवेंथ, ये सब सारा ग्रुप जानते हैं जो प्रोटेस्टेंट का ग्रुप है।
ये सब बाइबल में विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कैथोलिक फादर प्रोटेस्टेंट चर्च में जाकर प्रार्थना नहीं करा सकता। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पास्टर कभी कैथोलिक चर्च में प्रार्थना नहीं करा सकता। हिस्ट्री में ही लड़ते आ रहे हैं। हिस्ट्री में पढ़ा बोले फ्रांस इंग्लैंड का 100 साल लड़ाई वो केवल कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की लड़ाई थी। आज भी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं। इनमें इतना डिवीजन है कि मरने के बाद भी इनके ग्रेवयार्ड जो है ना शमशान भूमि में अलग अलग है। इसलिए कोई एकता, ये जो जीसस क्राइस्ट, बाइबल और गॉड, उनकी एकता की गारंटी नहीं है। मुसलमानों में आओ, यहाँ पर देखो एक बाइबल है, कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है, एक मोहम्मद साहब है और एक उनके अल्लाह मियां हैं। इनके यहाँ सुनना है, यानी कुरान हदीस के अनुसार 72 फिरके हैं, लेकिन सब फिरके 300 से ज्यादा हैं। सब नहीं जानते तो इतना तो जानते हो, शिया सुन्नी अहमदिया। शिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी शिया को मुसलमान नहीं मानते, दोनों मिलकर अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते। और ये लोग भी वैसे ही लड़ते हैं, वैसे ही लड़ते हैं। शिया सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाएगा, सुन्नी शिया के मस्जिद में नहीं जाएगा। रोज लड़ाई होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, रोज लड़ रहे हैं आजकल शिया सुन्नी। मरने के बाद इनके भी शमशान भूमि अलग अलग है। इसलिए ये कहना कि इनमें इसके कारण से एकता सर्वथा गलत है। मैं इनको बोलता हूं, ये इनकी एनोलॉजी में अनार की तरह देखता हूं। अनार बाहर से बड़ा मोटा छिलका होता है ना, ताकतवर लगता है, लेकिन अनार को एक बार मार दो तो अनार बिखर जाता है, दाने बिखर जाते हैं। इसलिए इनको ऊपर थोड़ा हैमर करो ना, सब बिखर जाएंगे। इनके अंदर कोई एकता उगता नहीं है। हिंदू समाज ट्रेडिशनली, हमारे पूर्वजों ने ऐसा हिंदू समाज बनाया कि हिंदू समाज में फंडामेंटल यूनिटी है। मैं उसका एनालॉजी देता हूं, वाटरमेलन, जो तरबूज का, तरबूज में ऊपर ऊपर हरी हरी लाइन होती है ना, अंदर से काटोगे तो एक ही तरबूज है, अंदर बहुत सारे पीस नहीं है, बाहर से पीस लगता है। हिंदू समाज एक ही है। आपको किसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से रोका है क्या? किसी को कुंभ मेला अटेंड करने से रोकता है क्या? रामेश्वर में जाने से कोई रोकता है क्या? हिंदू समाज में कोई कहीं पर भी किसी को रोकता नहीं है। मैं तो यहाँ जैनी बैठे होंगे, ध्यान है कि नहीं, मैं जैनियों से पूछता हूँ, मुझे बताओ हिंदू का सबसे बड़ा पर्व त्योहार कौन सा है? तो बोले होली दिवाली। बोले होली दिवाली नहीं है, मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या कुंभ में हम लोग स्नान करते हैं। वो क्यों मनाया जाता है जानते हैं? भगवान ऋषभ ने तपस्या के बाद मौन व्रत छोड़ा था, उसके उपलक्ष्य में सारा हिंदू समाज गंगा स्नान करता है। आज हमारे खूब आपस में शादी ब्याह होते हैं। 24 तीर्थंकर जैनियों के हैं, उसमें 22 सूर्यवंशी राजपूत हैं, 2 चंद्रवंशी हैं। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? आप महाराष्ट्र में अजंता एलोरा में चले जाओ, गुफा देखो, आप अपना देखो, वहां कैलाशनाथ का मंदिर बीच में है। एक तरफ बौद्ध गुफाएं जिसमें बौद्ध मंदिर है, और जैन गुफाएं जैन मंदिर में है। इसलिए हमारा समाज बहुत यूनाइटेड था। मैं आपको बता रहा हूं एक उदाहरण के रूप में, कर्नाटक में एक मंदिर है धर्मस्थलम, देवता शंकर भगवान है मंजूनाथ, उसका वैष्णव पुजारी है और महंत जैन है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हमारे समाज में। तो हम तो बोलते हैं हमारे समाज की समस्या क्या है, हमारी स्थिति क्या मोतीचूर के लड्डू की तरह से है। हम यूनाइटेड तो है, दूसरे लोग खा जाते हैं। हमें इस मोतीचूर के लड्डू को कड़क लड्डू में बदलना है। आप वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में आएंगे, मैं 2 लड्डू देता हूं डब्बे में बंद करके, मुंबई वाले हमारे कार्यकर्ता वही बनवाते हैं। एक सॉफ्ट लड्डू, उसमें लिख के देता हूं सॉफ्ट लड्डू प्रेजेंट हिंदू सोसाइटी, कड़क लड्डू बड़ा लड्डू है फ्यूचर स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी का। ऐसा कड़क लड्डू में भविष्य का हिंदू समाज बनाना है। अब वो कैसे हम करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, होता के माध्यम से, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम। शॉर्ट में बता रहा हूं, हिंदू समाज सब जगह भाषाओं के संगठन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये सब संगठन है दुनिया भर में। फिर क्या है, रामकृष्ण मिशन, चीन मिशन, RW, ये सब सारे संगठन हैं। फिर डिनोमिनेशन है, ये रिलीजियस संगठन है। सब संगठन को कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, है ना। और जबरदस्ती नहीं, उनको बिना इंटरफेयर करते हुए, सबकी आइडेंटिटी इंटैक्ट करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं सेक्शनल आइडेंटिटी को लार्जर हिंदू आइडेंटिटी में। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूं। भारत में मैं हेड्स मीटिंग करता हूं 10 संगठनों का, जिसमें चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विष्णु परिषद, BAPS, स्वामीनारायण, भारत सेवा संघ, गायत्री परिवार, ऐसे संगठन है, इस्कॉन, इनके हेड्स की मीटिंग लेता हूं। ये पहले कभी नहीं मिलते थे। हमने कहा, सब लोगों ने कहा ये तो कभी आधे घंटे के लिए मिलते, तुम 2 दिन कैसे बैठाओगे? मैंने कहा कोशिश तो करना चाहिए।
हमने कोशिश किया, सब लोगों में वो हिंदू भाव है, सब लोग आए। पहली मीटिंग हुई, दिन भर की मीटिंग के बाद शाम को मधु पंडित जो इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं, मत्स्य पात्र चलाते हैं, कहते हैं स्वामी जी कितनी बड़ी ट्रेजेडी, श्री श्री भी बेंगलोर रहते, मैं भी बेंगलोर रहता हूँ, लेकिन हम कभी मिले नहीं है। तो मैंने यही तो पर्पज इस मीटिंग का, अगली बार वहां गए, मिले। श्री श्री ने कहा अगली मीटिंग हमारे यहाँ होनी चाहिए, उनके आश्रम में हुई। शाम का वक्त था, मीटिंग खत्म हुआ तो बोले मैं अपने घर चला जाता हूँ, मधु पंडित अपने आश्रम में, अगले दिन आ जाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों चले जाओगे, यहाँ तो बहुत सारे कमरे, यहीं सो जाओ। शाम को श्री श्री का रविशंकर का सत्संग हो रहा था, तो सभी संगठन के प्रमुख वहां हेड्स जो है ना एक लाइन से बैठे हुए थे। ये दुनिया के देशों में ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि देखो हिंदू समाज कैसे, लीडरशिप कैसे काम कर रहा है। यही तो हमारा पर्पस है। फिर ये आपस में लीडर चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम तो मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन नहीं मिल रहा है, फ्यूचर जनरेशन उनको भी मिलना चाहिए। हमने सभी संगठनों को यूथ का एक कैंप किया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, सभी संगठन दुनिया भर से यूथ बुला करके। हमने सब संगठनों को में बड़ा युग है कि हम ही अच्छा कर रहे हैं, बाकी दूसरा अच्छा नहीं कर रहा। हमने सब संगठनों ने कहा कि आप क्या अच्छा करो इसका प्रेजेंटेशन दो। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया तो सब संगठन अच्छा कर रहे हैं, तो सबका ईगो बह गया, मेल्ट डाउन हो गया। फिर हमने कहा आप डेली रूटीन में क्या करते हो ये बताओ। जैसे हमने आर्ट ऑफ लिविंग को बोला आप सुदर्शन क्रिया सिखाओ, चिन्मय मिशन को कहा गीता पर प्रवचन दो, हरे राम हरे कृष्णा को बोला, इस्कॉन को बोला क्या हरे नाम संकीर्तन करो, गायत्री को भवन बोला, संघ के लोगों को बोला शाखा लगाओ। 3 दिन में सारा ऐसा हुआ कि सारा यूथ इतना घुल मिल गया कि दे बिकम वन टीम है। फिर शाम को जाने से पहले उन्होंने एक स्किट नाटक किया, एक लड़की को भारत माता बना दिया और उसको सो गई, भारत माता सो गई जैसे सोई हुई है। उसको जगाने के लिए एक संगठन के यूथ गए तो नहीं जगी, 2-3 संगठन के गए तो जग तो गई, फिर सो गई। जब सारे संगठन के यूथ जगाने गए तो जग गई। तो मैंने कहा यही मैसेज तो हम आपको देना चाहते हैं। तो ये सारा चीज हम जो है ना बोला, इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, यूथ, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब करते हुए हम जो है ना ये सब कॉन्फ्रेंस है। फिर हम वर्ल्ड हिंदू, इन सबको मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। जब दिल्ली में हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस रजिस्टर्ड करके परमिशन लेने गए तो भारत सरकार ने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी आई, सबसे ने कहा स्वामी जी आपको पता है ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसको बोलते AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसकी गवर्नमेंट है, इसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हेड सोनिया गांधी है, और आप हमसे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का परमिशन ले रहे हो। मैंने कहा देखो भाई उसका नाम है AICC, जानते हो पता है, उसका नाम है, असली नाम है ऑल इंडिया क्रिश्चियन कांग्रेस, ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है। और बाद में आपको बताऊं हमें परमिशन मिला, हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया। देखो हमारे साथ कॉन्फ्रेंसेस हैं, देखो दिल्ली में किया वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, 1800 डेलीगेट थे 53 देशों के। शिकागो में 2018 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया, ये बताने के लिए अमेरिका को कि सितंबर 11, 2 दिन पहले सितंबर 11 खत्म हुआ भारत में, आज 13 हो गया ना। सितंबर 11 को स्वामी विवेकानंद ने यूनिवर्सल मैसेज दिया ब्रदरहुड को 1893 में, और सितंबर 11 को एक इस्लामिस्ट लोगों ने ट्विन टावर तोड़ दिया। अमेरिका को हमने बताया कि आपको पसंद करना है भाई, एक ने आपको ट्विन टावर तोड़ दिया उसको पसंद करोगे, एक ने आपको यूनिवर्सल मैसेज दिया उसको पसंद करोगे। क्योंकि अपनी बात को भी तो ड्रम बना के पीटना पड़ेगा ना भाई, इसलिए हमें बताना पड़ेगा हम कौन है। तो हमने वो कॉन्फ्रेंस किया शिकागो में, वहां 2500 डेलीगेट थे 60 देश के। आप देखो एक उसका है, अब एक उदाहरण दे रहा हूं उसके सफलता का। अब बहुत सारे हिंदू पॉलिटिशियन भारत से बाहर अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, अब खुलकर अपने आप को हिंदू करे, मैंने कहा सबसे बड़ी हमारी सफलता है। और हमने बता रहा हूं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के सारा प्रोसीडिंग और सारे हमारे कॉन्फ्रेंस पिछले 12 साल से चल रहे हैं, हम सब में हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम इंडिया वर्ड यूज नहीं करते, भारत वर्ड यूज करते हैं। अभी 2 महीने पहले भी हमने पत्र लिखा था प्रेसिडेंट को ने, उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत है। इनको पता है हमारे संजय ढवली को मंत्री के लिए पत्र आते हैं, मैं वही लिख के था मंत्री भारत सरकार है, इंडिया नहीं लिखता मैं कभी, ये हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। हम हिंदू धर्मा यूज करते, हिंदुइज्म वर्ड नहीं यूज करते हैं। हमारा कॉन्फ्रेंस कंप्लीट वेजिटेरियन होता है, नॉन अल्कोहलिक होता है।
और हमारे टर्म्स ऑफ भारत का प्रॉपर मैप यूज करना, ऐसा नहीं कि जिसमें पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान चाइना में, प्रॉपर मैप। अगर प्रॉपर मैप को यूज नहीं करेगा तो हम स्लाइड निकाल देंगे, और ये हमने पिछले 12 साल से दुनिया भर में किया। तो ये उसका परिणाम आप दिखाई दे रहा है। अभी अभी एक टाई ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, द इंडस एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उनका अभी बोस्टन में कॉन्फ्रेंस हुआ, बड़े सेकुलर लोग हैं, IITN में जानता हूं, हमारे कॉन्फ्रेंस में आया शिकागो। अब अभी उनके बोस्टन कॉन्फ्रेंस का लेट्स मेक ए हिंदू ए ग्लोबल ब्रांड, लेट्स मेक ए हिंदू ए ग्लोबल ब्रांड, उनके अंदर भी थोड़ा अकल आ रही है। ये मैं कुछ स्लाइड खत्म करता हूं। ये एक CTO डायरेक्टर बेल लैब उन्होंने लिखा, WHC इज मल्टी जनरेशनल एफर्ट्स ऑफ हिंदू रिसर्च, यानी हिंदू पुनरुत्थान का मल्टी जनरेशनल एफर्ट्स। फिर कहते हैं एक डेविड फॉल हैं, अमेरिकन हिंदू, कहते हैं द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, टीचर, मीडिया पीपल, एजुकेटर, आई डोंट थिंक देयर हैज बीन ए कंपेरेबल ग्रुप टुगेदर इन एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट एनी टाइम, एटलीस्ट नॉट इन दिस सेंचुरी। कहते हैं ऐसा कॉन्फ्रेंस दुनिया में कोई भी नहीं करता, 7 कॉन्फ्रेंस पैरेलली और एम्बेडेड इन वन। दलाई लामा कहते हैं बुद्धिस्ट एंड हिंदूज आर लाइक स्पिरिचुअल ब्रदर एंड WHC इन अटेम्प्ट टू रेस्टोर थाउजेंड ऑफ रिच ट्रेडिशन। एक रशियन डेलीगेट लिखता है, दिस कॉन्फ्रेंस मेड अस फील दैट इन स्पाइट ऑफ सो मच हिंदू फोबिया इन द मीडिया एंड एकेडमिक सर्कल, इट इज वंडरफुल टू बी हिंदू टुडे, दैट हिंदू आइडेंटिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग। गौतियर लिखते हैं, मेनी ऑफ अस फेल्ट दैट हिस्ट्री हैज बीन मेड हियर। एक गौतियर फ्रेंच हिंदू हैं। For the first time since the last Hindu empire of Vijayanagara, Hindu proudly gathered remind the world that every 6th human being on this planet is inherited of the most ancient living knowledge। कहता है कि विजयनगर इंपायर के बाद पहली बार इस तरह से हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। दुनिया को बताना, दुनिया में 6 में से 1 आदमी हिंदू है। They have stood together and shouted, we are here, we have been on this earth at least 10,000 years and we have much to give to the world। फिर कहता है, these were Hindu youth and modern Hindu youth with their smartphone, iPad, social networking apps, software geek, engineer, writer, advocate, doctor, banker, businessman। The new Hindu have arrived, they are savvy, connected, hungry for change and for partner power। फिर कहता है, I have attended many such conferences and seen that they provoke furious changes, but this one was different। It was a tangible symbol, a sign and a cult happening। Swami Vivekananda, Sri Aurobindo call for renaissance, Bharat has begun। ये वो बोलता है, उसको भी गर्व होता कि हिंदू पुनरुत्थान खड़ा हो रहा है। हमने ऐसे समय सब शुरू किया था जब पूरा वातावरण हमारे विरुद्ध था, अब धीरे धीरे अनुकूल वातावरण बनने लगा है। तो अगला कॉन्फ्रेंस जानते हैं 24, 25, 26 नवंबर को है। ये सारा डिटेल है आपके सामने। $300 पुरुष लोगों का है, 200 महिला लोगों का। स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी के साथ $150 है, और ये इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर में है, बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, वहां होटल्स वगैरह के डिटेल्स दिए हुए हैं। और मैं आपको जस्ट वीडियो दिखाकर अपनी बात कंक्लूड करता हूं। साउंड है ना? साउंड Hindus are the descendants of the oldest civilization on earth. This is evidenced in the Saraswati Sindhu civilization that has evolved in Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, Lothal, and Dholavira, enduring changes and challenges to become what it is today, numbering over 1.2 billion. Spread across the world, modern Hindus, drawing upon their ancient heritage, have much to offer humanity in all fields, resulting in harmony, peace, and prosperity for all. In the fields of economy, education, governance, youth, culture, and arts, Hindus have shone brightly. The World Hindu Congress provides a platform where Hindu leaders, activists, thinkers, and influencers come together. Here, new avenues open up to address areas of strategic importance.
The inaugural World Hindu Congress 2014 was held in New Delhi, themed Samgachatvam Samvadatvam, bringing together 1,800 delegates from 53 countries. World Hindu Congress 2018 was held in Chicago, themed Sumatrite Suvikrante. It saw more than 2,500 delegates from 60 countries, making it a landmark event towards creating a global Hindu footprint. I'm extremely happy today that I'm able to come here, participate in this historic conference. Concept and having this frame of mind can be pursued to empowers you out there. Those influences are still visible. And strangely, those influences are cherished by the local population. That's what happens. Enormous amount of time as chair of the World Hindu Congress. I want to tell you about Young Hindu leaders here from over 60 countries. And I believe we have an extraordinary opportunity to shape the dialogue about Hindus going forward and change the perception of Hindus as very positive change makers wherever they may be in the world today. Bharat and Thailand, along with Southeast Asia, share common dharmic and cultural values which find expression in language, arts, architecture and tradition. Grand visible symbols of a shared heritage can be seen in Brihadishwara Temple, Bharat. The Grand Palace, Thailand. Prambanan, Indonesia. Cham Temples, Vietnam. Wat Pho, Laos. Angkor Wat, Cambodia. And Batu Caves and Kadaram, Malaysia. The World Hindu Congress 2023 will be held in Bangkok, Thailand, with the theme Jayasya Ayatnam Dharma, Dharma, the abode of victory. The World Hindu Congress will include 7 thematic parallel conferences. These articulate expressions of Hindu values, creativity and talents in diverse areas. World Hindu Economic Forum. Hindu Educational Conference. Conducted by Hindu Education Board. Hindu Media Conference. Conducted by Hindu Media Forum. Hindu Political Conference. Conducted by World Hindu Democratic Forum. Hindu Youth Conference. Conducted by Hindu Students and Youth Network. Hindu Women Conference. Conducted by Hindu Women Forum. And Hindu Organizational Conference. Conducted by Hindu Organizations, Temples and Associations Forum. The World Hindu Congress enables shared values, glorious futures, new solutions spring from these collaborations, leading to progress and prosperity of Hindus and betterment of all humanity. The World Hindu Congress 2023 in Bangkok is an event not to be missed. Delegates should be committed to working for Hindu resurgence. All organizations, associations and institutions are encouraged to participate and are welcome to become partners in making this event a resounding success.
Register now as delegate to this milestone event. Visit our website www.worldhinducongress.org and register today. इसमें ध्यान देंगे, हमने आपको साउथ ईस्ट एशिया के पुराने हिंदू मंदिर जो चंपा सिविलाइजेशन का वियतनाम था, लाओस, कंबोडिया सब दिखाया हूं। ये हमारे पूर्वजों ने तब बनाया जब कोई रेलवे नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई हाईवे नहीं था, उस समय जाके उन्होंने बनाया। आज वो सारे इलाके हमारे हाथ से निकल गए, हम भी भूल गए हैं। हम थर्ड क्लास के हांगकांग जाते हैं, अपने इलाके में घूमने नहीं जाते हैं। अंकोर वाट हर प्रतिदिन 10,000 लोग कम से कम घूमते हैं। उसमें कौन होता है? यूरोपियन, अमेरिकन, कोरियन, चाइनीज, जापानीज होते हैं। उसमें 100 हिंदू नहीं होता है, मेरा देखा हुआ है। तो हमें ये सब को कम से कम अपने मेमोरी में लाना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की होगी, यहाँ से आप लोग रजिस्टर करके आइए और बाद में थोड़ा ये सब इलाके देखने भी जाइए, जिससे कि थोड़ा आपको रिगेनिंग होगा अपनी मेमोरी का कि हमारे पूर्वज कितने पुरुषार्थी। जी नमस्ते। Thank you so much, Swamiji. One or two questions can be entertained if anybody has. कोई अगर सवाल पूछना चाहता है? मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैं हिंद पुनरुत्थान संघ का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के नाते मैं पूछता हूँ, आपने पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंस का बहुत जिक्र किया था, तो अभी ये आने वाले एलएस 2024 इलेक्शन में हम सभी हिंदू संगठन एक साथ में ये एलएस इलेक्शन 2000 को क्यों नहीं प्रमोट करें? जरूर करना चाहिए। इसमें शंका की कोई बात नहीं है, शंका की कोई बात नहीं, जरूर मिलकर प्रमोट करना चाहिए। तो कौन लीड लेवे? हम लीड लेते हैं, आप लीड लेते हैं कि आरएसएस के मोहन जी भागवत लीड लेंगे? अरे ऐसा है, हर हिंदू समाज को सेनानी बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, सरदार वही है जो आगे चला। अगर आप लीड लेते हैं, हम आपके साथ हैं, भाई आप लीड लीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्वामी जी, जो मीडिया के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, मीडिया में अभी आप देखा जाए तो अभी वेब सीरीज है, वेब सीरीज में जो दिखाया जाता है पूरा अपनी संस्कृति के विरुद्ध दिखाया जाता है, तो मीडिया के द्वारा उसके ऊपर कुछ होना चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ नहीं, इस पर चर्चा है। देखिए क्या है कि इस पर कॉन्फ्रेंस में इस पर ओटीटी के ऊपर चर्चा कि कैसे ओटीटी रबिश प्रोड्यूस कर रहा है। तो धीरे धीरे पहले तो ओपिनियन क्रिएट करना होगा, तभी इन सब चीजों का करेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे भी बच्चे अभी बढ़ जाए तो नहीं, सभी के अभी के लिए सभी के बच्चे बड़े। पर पता है कि समस्या क्या कि हमारा समाज इतना सुसाइडल के तरीके सारा डर्ट इनडाइजेस्ट कर रहा है ना, कि वो भविष्य का थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं राम सुखदास जी का पढ़ रहा था कि आर्टिकल। राम सुखदास जी बहुत बड़े विद्वान, गीता प्रेस गोरखपुर के साधु, बोलते हैं कि वो जमाने के साधु हैं तो बोले कि सुरैया के चित्रपट देख के नौजवान बिगड़ गए हैं। ये उस जमाने की बात है जब सुरैया पूरा कपड़ा पहनती थी, है कोई गलत नहीं। अगर वो साधु को आज का सिनेमा दिखा दे तो हार्ट फेल कर जाएगा। तो आप देखो कहां से हमारा कैसे डीजेनरेट हुआ है ना। और ये वैल्यू सिस्टम तो है ना, ये हम लोग इसको कहीं न कहीं कंट्रोल करना होगा। और ये सब चीजें मैं कोशिश करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम पहला हांगकांग में हुआ, तो हांगकांग में तो सब लोग खाओ पियो जो है ना, शराब पार्टी मांस करते ही हैं। सबने कहा स्वामी जी आप इकोनॉमिक फोरम करो, सब अलाउड नहीं करोगे। मैंने देखो ये हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, हम अलाउड नहीं करेंगे। अगर एक भी गड़बड़ करेगा तो मैं कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दूंगा। उसका असर क्या हुआ कि दुनिया भर में अब ये सब चीजें होने लगा। भारत सरकार ने भी इस बार वेजिटेरियन दिया है ना,
G20 में, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। हमारा लॉस एंजल्स में कॉन्फ्रेंस था, एक बड़ा बिजनेसमैन ने हमें कहा स्वामी जी हम आपका सारा कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन आप यहाँ हॉलीवुड है, यहाँ थोड़ा डांस ड्रामा पार्टी सार्टी अलाउ करो। मैंने कहा देखो तुम्हारा हम एक पैसा नहीं चाहिए, हम तो अपना कॉन्फ्रेंस अपने वैल्यू सिस्टम से करेंगे, क्योंकि हमारा लार्जर इंटरेस्ट है, केवल कॉन्फ्रेंस करना ही इंटरेस्ट नहीं। और हमने वहां सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने हमारा होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस। अब वो गोरों की संस्था, गोरे तो भाई जैसे हम लोग चाय को भी पीते हैं ऐसे शराब पीते हैं, तो उनको एक हमारे ऑर्गेनाइजर ने कहा डू यू हैव टू सर्व द ड्रिंक, हमें सर्व करना पड़ेगा क्या? तो एक हमारा यूथ जो हमारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया बड़ा आदमी है, कहता वी डोंट हैव टू सर्व द ड्रिंक, यानी गोरों की संस्था में भी हमें ड्रिंक सर्व नहीं करना। तो हमें जब तक अपने वैल्यू सिस्टम पर इंटैक्ट नहीं होगा ना, तो लंबे समय तक हमारी टिकने वाले नहीं है। तो ये सब चीजों को रोकना है। अभी आपने जो आज 1 घंटे का जो ये दिया लेक्चर, अभी हमारे इसमें खून में गर्म हो गई। हम गेट के बाहर गए ना तो हिंदू एक साथ नहीं रहते, ऐसा है। हाँ। अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, जुम्मा फ्राइडे, संडे क्रिश्चियन, हम लोग कहाँ है एक साथ क्यों नहीं है? नहीं, कारण क्या कि हमारा समाज देखो जैसा था, मैंने वही बोला ना कि हमें वही मोतीचूर के लड्डू की तरह से है, यूनाइटेड तो सब खा जाते हैं। तो इसको हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा, जितना एफर्ट्स कर दो। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के समय देखा हूँ, हम तो 100 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, बाद में वही 100 लोग इकट्ठे होते। मुझे याद है कि राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा रैली बोट क्लब पर 25 लाख का हुआ, और इतना डायनेमिक्स बदला कि जो बीजेपी 2 सीट वाला था इतना सरकार में आ गया। तो करने धीरे धीरे करेंगे ना तो हो जाएगा, केवल एफर्ट्स करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। स्वामी जी मेरा प्रश्न ऐसा है, आप जो बीच में बोले कि अभी केंद्र में हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है बोलते थे, फिर भी वो जगह जगह जो सरतंत्र से जुदा जो एक्शन होता है उसके आगे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ऐसा है कि आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब सरकारें केवल मंत्री नहीं चलाता है। मैं आपको बता दूं सारा ब्यूरोक्रेसी वही है, वही पढ़ाई हुई है। जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी वहां है ना मसूरी में, सब वही सेकुलरिज्म ही पढ़ा है। वहां का सिलेबस पढ़ोगे, कोई वहां ऐसा कोई स्पिरिट नहीं है। तो इसको बदलने में भी टाइम लगेगा। अगली बार अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो उनका अगला टारगेट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जुडिशरी रिफॉर्म। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा। स्वामी जी हेलो, या स्वामी जी मैं हिंदू एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। मैं 40 साल पहले अफ्रीका में था और वहाँ पे स्कूलों में हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे CRE क्रिश्चियन रिलीजियस एजुकेशन और IRE इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाया जाता था। तो हिंदू काउंसिल केन्या ने वी अप्रोच्ड द गवर्नमेंट, हमने कहा हमारे बच्चों को हमें HRE सिखाना है। तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट अफ्रीकन्स और दिस थिंग टू टीच। तो उस समय जितने भी हमारी ग्रेजुएट लेडीज थी हमने वर्कशॉप करके किताबें लिखी एंड वी इंट्रोड्यूस्ड HRE बैक इन 1979 की बात कर रहा हूँ। तो आप जो कह रहे थे मैं उसी पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ भारत सरकार अभी भले ही नहीं करे, मैं आपको बता रहा हूँ हमने भारत ऑस्ट्रेलिया के टीम से मुंबई में टीचर को ट्रेन किया ऑनलाइन। अब मुंबई में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में मैं चलाता हूँ क्लासेस, उसका नाम है विद्या विहार, और ये रेगुलरली वीकली संडे को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो सब बच्चे बड़े प्राउड है। अगर यहाँ पुणे में शुरू करना चाहते हो, कहीं भी शुरू न करना चाहते हो, तो मैं उसमें पूरा हमारा सिलेबस बना हुआ, ट्रेनिंग मॉड्यूल बना हुआ, कुछ लोगों को आगे आकर करना होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने 40 साल पहले मुझे पता है भाई, मुझे पता है केन्या का, राइट, और हमने पढ़ाया भी था मतलब वहाँ पे। थैंक यू। स्वामी जी नमस्कार। एक प्रश्न सर, ये हलाल इकोनॉमी के बारे में अपन बहुत कुछ सुनते हैं, तो क्या एक हिंदू ब्रांड एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं बनाया जा सकता
जिससे सिर्फ वही चीज जो है हम लें। ये एक आर्थिक विषय भी है, इसलिए मुझे आपसे देखो क्या है, मुसलमानों ने बड़े मेहनत से 30-40 साल उनको भी लगा करने में, हाँ 30-40 साल से मेहनत करके कब्जा किया है उन्होंने, एक दिन में नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इस पर टीम बनाकर रिसर्च किया, काम किया, और आप गूगल में सर्च करो झटका व्यवसायी महासंघ, झटका.org मैं भी चलाता हूँ। उनके विरुद्ध जो है ना, हमारा भी सर्टिफिकेट, झटका सर्टिफिकेशन हम भी देते हैं, फ्री में देते हैं, अच्छा से देते हैं। केवल सर्टिफिकेशन बनाने से नहीं है, समाज में अवेयरनेस आना चाहिए ना, अवेयरनेस नहीं है। मैं उनके विरुद्ध हलाल नियंत्रण मंच भी चलाता, पाइकट हलाल है ना, ये सब सर्टिफिकेशन असली चीज है। समाज में अवेयरनेस नहीं आएगा तो कितना भी सारा चीज कागज पेपर पर खड़ा कर दो, कुछ नहीं होने वाला। उसको आपको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करना होगा। This will be the last question. सर, आपका हमने 1 घंटा सुना और माइंड एकदम माइंड फ्रेश तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं थी, अभी कभी सोची भी नहीं थी, पता चली है। पर आप एक एक्सपेक्टेशन था, अभी जो सब चल रही है, मोहन भागवत जी भी बोल रहे हैं, जो भी जितने भी इस्लामिक जो लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं, उसमें से 90% कन्वर्टेड है। उस आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि उसके बारे में आप थोड़ा फोकस करेंगे, पर अभी उनको वापिस हमारे इसमें लेना चाहिए। समाज की समस्या का समाधान नहीं करने आया हूँ, मैं जो जानता हूँ मैं करता हूँ, वही बता रहा हूँ। वो पॉलिटिशियन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, पर आप वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भरोसा रखे किस पे? तो आप नहीं, ऐसा है, देखो पहले चीज आप जो बोल रहे हैं कि मोहन जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा आप मैं भी बोलूं, मैं हिंदू समाज की सारी समस्या का समाधान यहाँ बताने नहीं आया हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो बताया हूँ आपको। दुनिया में बहुत समस्या है, बहुत सारे हिंदुओं को आगे आना होगा उनको समाधान करने के लिए। मुझे नहीं आपको इसलिए मैं बता, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, एकदम मैं बोगस चीज नहीं बोलता। दूसरी चीज आपने बोला पॉलिटिशियन पर, देखो समाज को अपने ऊपर भरोसा होगा ना तो पॉलिटिशियन भी फॉलो करेगा। मैंने देखा है राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने पॉलिटिशियन भी हमारा नहीं सुनते थे, जैसे जैसे ताकत बढ़ने गई ना, छक मार के उनको सुनना पड़ेगा, वैसे समाज को खड़ा करना पड़ेगा। लास्ट खत्म हो गया, हम बाद में मिल लेंगे। Thank you so much. Wonderful power-packed audience and wonderful session by Swamiji. आपल्याकडे सगळेजण हनुमान सारखे आहेत आणि विस्मरणाचा शाप लागलेला आहे आणि थोडं स्मरण आपल्याला स्वामीजींनी करून दिलेलं आहे, आपल्यातला हनुमंत जागा झालेला आहे असं मला वाटतं। आणि रामापर्यंत पोहोचायचं असेल तर हे पण हनुमंतासारखंच कार्य करत आहेत। एक वचन सांगतो फक्त, डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ कॉमन मॅन, हे जे वाक्य आहे तेच फक्त बदलून सांगतो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। हे आपल्या डोक्यात जेव्हा येईल तेव्हा आपण संघटित होऊ। स्वामीजींचे खूप खूप आभार। मी गौरवजींना विनंती करतो, गौरव त्रिपाठीजींना की ते राममूर्तींना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। नमस्कार। आप लोग ने बहुत अच्छा सा अपना, स्वामी जी ने सबको अपना इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया रहेगा, सब लोगों ने पेशेंस रख के बहुत इधर आया, समय निकल गया, सब मान्यवर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इधर ये प्रोग्राम को आयोजित किया हुआ हमारा लोक उद्योग पार्टी, अपना हमारा टीम को सबको थैंक यू देना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। कल्याण मंत्राने 30 सेकंद बसा, 30 seconds. We will conclude our session with कल्याण मंत्र. Those who are aware, ज्यांना येतं आहे ते माझ्यासोबत म्हणू शकतात। एकीकडे इकडं कार्यक्रम सुरू आहे, आपण म्हणूया ओम सर्वे सुखिनः सन्तु
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।